उल्टा तारा नदी। स्टार स्वॉर्ड लाइफ एक हत्या की चाल का सहारा ले रहा था, एक तलवार जो दैत्यों को सील कर सकती थी। तारों की रोशनी चमक रही थी और अगर कोई इसे करीब से देखता है तो वे अनगिनत सितारों को पैदा होते हुए देखेंगे और साथ ही अनगिनत तारे नष्ट हो रहे हैं और सभी सितारे अमर दुनिया की गति के साथ आगे बढ़े। छिनक। फिर भी तलवार की रोशनी छोटू के दिल में घुस गई, जबकि छोटू बस वहीं खड़ा था, खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था। उसके सीने में एक विशाल खूनी छेद खुल गया और उसने ब्रह्मांड की स्थिति पर विलाप करने और मानव जाति के भाग्य पर दया करने की आह भरी। स्टार स्वॉर्ड लाइफ, उन्होंने कहा, स्पष्ट रूप से प्रतिशोध के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। मैंने आपको अपनी तलवार से मुझे 2 बार छुरा घोंपने दिया है। क्या ये साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मैं पाप और शत्रुता से मुक्त हूं? आप आम तौर पर इस बारे में बात करते फिरते हैं कि जब भी संभव हो आपको अपने दुश्मन को कैसे बख्श देना चाहिए, तो तुम मुझे छोड़ने को तैयार क्यों नहीं हो? मैं एक साथ काम करने और प्राउड हेवन के लिए खड़े होने का एक अच्छा विश्वास प्रस्ताव दे रहा हूं। यहां तक कि अगर आप एक साथ काम नहीं करना चाहते तो मुझे बार बार छुरा घोंपने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये मत बताओ कि जब तुम मेरी उपस्थिति में हो तो तुम्हारी सारी दया, धार्मिकता और दया गायब हो जाती है। आपके शब्द सुरुचिपूर्ण हैं लेकिन कपटी हैं, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने दांतों को पीसते हुए कहा। आप जो कुछ भी नहीं कहते हैं मुझे आपको सील करने से बचने के लिए नहीं मना लेगा। फिर भी उसने एक और हमला किया, तलवार की ऊर्जा की एक धार छोटू की ओर वार की। हर कोई देख रहा था कि पूरे छोटू में दर्जनों गहरे स्लैश के निशान दिखाई दे रहे थे, हड्डियों को उजागर कर रहे थे और यहाँ तक कि उसके कुछ मेरिडियन को भी काट रहे थे। उसने बचने की कोशिश नहीं की, ना ही उसने वापस लड़ाई की। इस बीच स्टार स्वॉर्ड लाइफ एक विकृत ऊर्जा के साथ स्पंदित हुआ जब उसने एक पागल की तरह हमला किया। वो छोटू को हराने और सील करने पर इतना केंद्रित था कि उसने जो भी वार किया वो सबसे तीव्र तलवार ऊर्जा से भरा हुआ था। आमतौर पर कहें तो वो दुश्मन को घायल किए बिना उसे सील करने में सक्षम होता, लेकिन इस मामले में उसकी तलवार की ऊर्जा ने छोटू को नियंत्रित करने में बिल्कुल भी मदद नहीं की और अंत में केवल उसे चोट पहुंचा सकती थी। जैसे ही उसने छोटू को बार बार छुरा घोंपा, एक प्रतिद्वंद्वी जिसने वापस लड़ना भी नहीं छोड़ा था, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने उसे छोड़ने की इच्छा महसूस की। आखिरकार बार बार किसी ऐसे व्यक्ति पर हमला करना जिसने वापस लड़ना नहीं छोड़ा था, वास्तव में स्टार स्वॉर्ड लाइफ के जीवन के दाव का उल्लंघन था। लेकिन अगर आप बाघ पर सवार हैं तो उतरना मुश्किल है। वो छोटू को सील करने के लिए बहुत तैयार था, जिसे वो आश्वस्त था कि अंततः बहुत मजबूत हो जाएगा और बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। गहन स्वर्ग भगवान तलवार, ये हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की एक विशेष तकनीक थी। तलवार की ऊर्जा के बजाय जो सितारों की नदी की तरह दिखती थी, ये स्वर्ग के समान लग रहा था, गहन और रहस्यों से भरा हुआ। गहन हमला छोटू के सिर के ऊपर लगा, जिससे एक घाव हो गया जिसमें से खून झरने की तरह बह निकला। कम से कम ये कहना दयनीय था। फिर भी छोटू ने वापस लड़ाई नहीं की। दुश्मनी की गांठ को खोला जाना चाहिए, कड़ा नहीं। स्टार स्वॉर्ड लाइफ, आपने स्वयं शब्द कहे थे, बदला लेने से बदला पैदा होता है। क्या कभी इसका अंत होगा? मैं वापस नहीं लड़ रहा हूं और देखते हुए कि आप हत्या की चाल का उपयोग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुझे पहले ही 70 बार मार चुके हैं और आपके आखिरी हमले ने मुझे आधा कर दिया होगा। क्या तुमने हमारी दुश्मनी को सुलझाने के लिए पर्याप्त प्रतिशोध नहीं लिया? तुम, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने थूका, उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। मुझ पर तेजी से खींचने की कोशिश करने के बारे में भी मत सोचो छोटू, मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। तुम जानबूझकर खुद को आहत करने दे रहे हो ताकि तुम मेरा विश्वास हासिल कर सको। तुम मेरी इच्छा को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। दुर्भाग्य से तुम्हारे लिए मेरी इच्छा कभी नहीं हिल सकती। मैं तुम्हें सील करने जा रहा हूं, तुम्हें पूरी तरह से और अच्छी तरह से सील कर दूंगा। तुम वापस क्यों नहीं लड़ रहे हो छोटू? प्राउड वर्ल्ड ने बुलाया। तुम्हारी खेती को देखते हुए ये बब्बा तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। बस रुको, डूम ने चुपचाप उससे कहा। छोटू स्टार स्वॉर्ड लाइफ के आदर्शों पर सीधे प्रहार करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग कर रहा है। स्टार स्वॉर्ड लाइफ सभी प्रकार के भ्रामक तर्क का उपयोग करता है और परोपकार, धार्मिकता और जीवन शक्ति के दर्शन का समर्थन करने का दावा करता है। इसलिए जब छोटू वापस लड़ने से इनकार करता है तो वो अपनी ढाल के खिलाफ एक व्यक्ति का अपना भाला सेट कर रहा है। जैसे जैसे स्टार स्वॉर्ड लाइफ के आदर्श ढहते हैं, उसके हमले अधिक प्रभावी होते हैं, लेकिन साथ ही अपने आदर्शों को खोना उसे वॉकिंग डेड से बेहतर कुछ भी नहीं बना रहा है। आखिरकार वो पागल हो जाएगा और खुद को मार डालेगा। ओ मैं देखता हूँ, चारगाहे ने कहा। छोटू की ओर से बहुत चतुराई भरा कदम है। जाहिर है हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, अन्यथा स्टार स्वॉर्ड लाइफ हम पर हावी हो जाएगा। लेकिन क्या छोटू की महत्वपूर्ण ऊर्जा इतनी बार बर्बाद नहीं होने वाली?
वाली है? मैं इस बारे में भी चिंतित था, लेकिन भाई छोटू रहस्यमयी है और भविष्यवाणी करना असंभव है। मुझे संदेह है कि उसके पास इससे गुजरने का एक कारण है। इसलिए चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। किसी भी मामले में अब जबकि नकोबदाश पहरे को सील कर दिया गया है तो हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। श्योर, चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। उन तीनों ने थोड़ा पीछे हट गए और स्टार स्वॉर्ड लाइफ और छोटू के बीच लड़ाई देखना शुरू कर दिया। चीजें वास्तव में उल्टी हो गई थीं। आमतौर पर स्टार स्वॉर्ड लाइफ ही वो था जो दूसरों की मदद करता था, हमेशा ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता था कि उन्हें जीवित स्थिति से बाहर आने का मौका मिले। वो सबसे दुष्ट और दुष्ट लोगों को भी बचाएगा, उन्हें मारने या सील करने से इनकार कर देगा। लेकिन अब वो छोटू पर पागल भेड़िए की तरह हमला कर रहा था, जिससे हर जगह खून की बौछारें फैल रही थीं, जबकि वो तेजी से घातक हमलों का उपयोग कर रहा था। फिर भी छोटू अभी भी वापस नहीं लड़ रहा था। उसके लिए ये वास्तव में साधना के एक सत्र के रूप में कार्य कर रहा था, क्योंकि यद्यपि ऐसा लग रहा था कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ उसे खूनी रिबन में काट रहा है, वो वास्तव में अपने ऊर्जा के समुद्र में प्रत्येक झटके को मखौटों पर पुनर्निर्देशित कर रहा था। स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार की ऊर्जा को उसकी विशाल विरासत शक्तियों के साथ साथ हेल क्रशिंग गॉड मैमथ की ताकत से समर्थन प्राप्त था। बेशक उसकी तलवार की ऊर्जा शुरुआत से ही मजबूत थी, इससे पहले कि वो सीधे प्राउड हेवन द्वारा आशीर्वादित होता। ये देखते हुए कि उसके पास अद्भुत ऊर्जा कलाएं थीं और वो भयानक लेवल के मध्य में था, उसे उम्मीद थी कि वो खुद को प्राउड हेवन के नियंत्रण से मुक्त करने में सक्षम होगा। बहरहाल उसकी तलवार तकनीक को पूर्णता के चरम पर माना जा सकता था और छोटू उन हमलों को मखौटों पर पुनर्निर्देशित करने के लिए अपनी उल्लेखनीय क्षमताओं का उपयोग कर रहा था। 36 मखौटे भ्रम की शक्तियों द्वारा संरक्षित थे, लेकिन जिस तरह से छोटू उन्हें स्टार स्वॉर्ड लाइफ की शक्ति से पीट रहा था, उसके धन्यवाद वे भ्रम नष्ट हो रहे थे और मानसिक शक्ति में परिवर्तित हो रहे थे, जो छोटू के चेतना के समुद्र में डाली जा रही थी। 36 मखौटे गॉड्स वर्ल्ड के अद्वितीय खजाने थे और 72 सम्राटों की वस्तुओं से कम आश्चर्यजनक नहीं थे। सच तो ये है कि अस्तित्व में कोई भी उनकी पूरी कहानी नहीं जानता था, लेकिन एक बात निश्चित थी कि वे अत्यंत शक्तिशाली थे और जो कोई भी उनके द्वारा बनाए जा सकने वाले शक्तिशाली भ्रमों का शिकार हो जाता, वो हमेशा के लिए भ्रमित हो जाता और मुक्त होने में असमर्थ हो जाता। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से छोटू उन्हें तोड़ रहा था। गड़गड़ाहट। अचानक एक विस्फोट ने उसकी चेतना को हिला दिया, जब छोटे मखौटों में से एक ढह गया। शुद्ध मानसिक इच्छा बन गया जो उसकी नवजात दिव्यता में बह गई। उस अतिरिक्त के साथ वो जब चाहे अपने चेहरे के ऊपर मास्क का दृश्य बना सकता था। इसी के साथ उसका मानसिक पैमाना ऊपर की ओर बढ़ गया। अद्भुत! ये कांस्य मखौटे वास्तव में जादुई खजाने नहीं हैं, वे शुद्ध भावना से बने हैं, कई सर्वशक्तिमान संस्थाओं की भावना। ये वैसा ही है जैसे प्राचीन काल के असीम बुद्ध अपने चेहरे के माध्यम से अपने मूल स्वभाव को प्रकट कर सकते थे, चाहे वो क्रोध हो, शोक हो, उत्साह हो या चिंता हो। छोटू ने स्टार स्वॉर्ड लाइफ को तलवार की ऊर्जा से मारने की अनुमति दी, जिसका उपयोग उसने मखौटों को तोड़ने के लिए किया। एक एक करके वे ढह गए और ऊर्जा बन गए जो उसकी नवजात दिव्यता में बह गई। अंततः भावनाओं की 36 अलग अलग धाराएं उसके भीतर मौजूद थीं। मुख्य मखौटे की बात करें तो ये पूरी तरह से व्यक्तिहीन था, प्रकृति में लगभग सामान्य था, जैसे कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो भावनाओं को प्रभावित कर सके। दूसरे शब्दों में, भावनाओं को रद्द कर दिया गया था। जिस भी सर्वशक्तिमान प्राणी ने इस मखौटे को बनाया था और दूसरों का नेतृत्व किया था, उस इकाई को इस बात का ज्ञान प्राप्त था कि अपनी भावनाओं को कैसे रद्द किया जा सकता है। अचानक छोटू को 36 मखौटों का अर्थ समझ में आ गया। वे मनुष्यों और देवताओं दोनों की सबसे मौलिक और साथ ही सबसे उन्नत भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। पहला मखौटा अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता था, उसके बाद मूर्खता थी, फिर क्रोध, कड़वाहट और संकट था, अंत में खुशी, शांति और व्याकुलता थी। सभी भावनाएं साधना के स्तर का अवतार थीं। यदि वो सभी 36 मखौटों को पूरी तरह से आत्मसात कर सकता और सभी 36 भावनाओं का अनुभव कर सकता, तो वो उन असीम इकाइयों की मानसिक साधना तकनीकों को उजागर कर सकता था। आकस्मिक, सुप्रशिक्षित, उसका मानसिक पैमाना 260 से बढ़कर 300 हो गया और उस समय वो जानता था कि वो बहुत अधिक समय तक नहीं रह सकता। उसके पास अगले स्तर तक पहुंचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक मानसिक तूफान उसके चारों ओर गड़गड़ाहट भरे बवंडर की तरह फैल गया और महामारी ऊर्जा ने सीलिंग निशान के आसपास के क्षेत्र को भर दिया। इसी बीच स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने छोटू को जो भी घाव दिए थे वे ठीक हो गए और उसके सिर के पीछे एक मानसिक आभा मंडल दिखाई दिया। इस तरह वो मध्य भयानक लेवल पर पहुंच गया। इससे पहले वो इतना मजबूत कभी नहीं था। वो अभी भी डेथलेस हेवनली सीढ़ी की 5वीं सीढ़ी पर था। वो एक महान सम्राट नहीं बने, लेकिन ये और भी भयानक बात थी।
एक महान सम्राट होने के बिना एक मध्य भयानक इच्छा अभिसरण करना भगवान की दुनिया में कुलीन युवाओं के बीच भी कुछ दुर्लभ था। गड़गड़ाना। उसने अपनी हथेली बढ़ाई और स्टार स्वॉर्ड लाइफ के नवीनतम हमले को दूर कर दिया गया। उसके मुंह से खून के छिड़काव के साथ पीछे की ओर भेज दिया गया। असहनीय रूप से अहंकारी स्टार स्वॉर्ड लाइफ को हराने के लिए उसके लिए केवल एक कदम उठाना पड़ा। अपनी खेती को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए स्टार स्वॉर्ड लाइफ का उपयोग करना काम कर गया था। और अब स्टार स्वॉर्ड लाइफ के लिए आखिरकार मरने का समय आ गया था। 1. 36 भावनाओं का विचार बौद्ध धर्म ने एक वास्तविक चीज है। छींटा। स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने खून का एक बड़ा कौर खांसी। उसकी त्वचा फट गई थी और खून बह रहा था, क्योंकि वो छोटू पर घृणित अविश्वास के साथ घूर रहा था। आप अभी अभी मध्य भयानक स्तर पर पहुंचे हैं। ओह, मैं समझ गया। आप अपने नवजात दैमत्व या संभवतः किसी गुप्त खजाने को परिष्कृत करने के लिए मेरे हमलों का उपयोग कर रहे थे। अब जब आप समाप्त कर चुके हैं तो आप अंततः वापस लड़ना शुरू करने जा रहे हैं। ये सही है, छोटू ने कहा। उसके चेहरे पर तिरस्कार की दृष्टि के साथ धीरे धीरे उसकी ओर चल रहा था। अचानक उसके चेहरे पर एक मुखौटा दिखाई दिया जिसमें तिरस्कार की अभिव्यक्ति थी। इस तरह से किसी को भी क्रोधित किया जाता था। स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अधिक खून की खांसी की। जाहिर है उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी। मुझे पता था कि तुम एक लालची भेड़िया हो छोटू। तुम केवल चोटिल होने का नाटक कर रहे थे। शुक्र है मैंने चाल के माध्यम से देखा, लेकिन मैं तुम्हें सील क्यों नहीं कर पाया। मुझे मत बताओ कि स्वर्ग वास्तव में तुम्हें जीवित चाहता है जानवर। छोटू ने अपनी जीभ पर क्लिक करते हुए कहा। इस तरह की कोसना बहुत अच्छा नहीं लगता। ये देखते हुए कि तुमने मुझे कितनी बार अपनी तलवार से मारा है, मैं कहूंगा कि मैंने जवाबी हमला करने का अधिकार अर्जित किया है। यहां तक कि छोटू स्टार स्वॉर्ड लाइफ पर मंडरा रहा था तो उसने लगातार दैवीय इच्छा के साथ क्षेत्र को घुमाया ताकि प्राउड हेवन के आने की स्थिति में पूरी तरह से सतर्क रहे। स्टार स्वॉर्ड लाइफ प्राउड हेवन का मुहारा था और उसे व्यक्तिगत रूप से उसका आशीर्वाद मिला था। इसलिए अगर छोटू ने उसे मारने की कोशिश की तो ये पूरी तरह से संभाव्य लग रहा था कि प्राउड हेवन कदम उठाएगा, खासकर अगर ये उसकी योजनाओं में हस्तक्षेप करता है। तुम मुझे नहीं मार सकते छोटू, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने कहा। उसकी आंखें अचानक आशा की जलती हुई रोशनी से चमक उठीं। उसकी चोटें ठीक होने लगीं, शायद किसी रहस्यमय औषधीय गोली के माध्यम से। उसी समय उसकी महत्वपूर्ण ऊर्जा बहाल हो गई। अपने पैरों पर खड़े होकर उसने कहा, शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मध्य भयानक स्तर पर हैं और आपके पास अदूषित शरीर और नर्क को कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत संयुक्त है। ये अभी भी मुझे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। सच में, छोटू ने अपनी पटरियों पर रुकते हुए कहा। उस मामले में मुझे लगता है कि हमें एक वास्तविक लड़ाई होनी चाहिए। आप जानते हैं, सच्चे पुरुष जीवित रहने के लिए दूसरों की मदद पर भरोसा नहीं करते हैं। ये स्पष्ट है कि तुम्हें प्राउड हेवन से कुछ जानकारी मिली है और वो छाया में छिपा हुआ है, तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। यदि तुम केवल दूसरों से मदद पाते हो तो तुम एक परजीवी के अलावा कुछ नहीं हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक परजीवी मुझसे लड़ने के लायक है? मैं, छोटू, स्वर्ग और पृथ्वी को सहारा दे सकता हूँ और जीवन या मृत्यु की सजा सुना सकता हूँ। मैं आप जैसे हारे हुए व्यक्ति के स्तर से बहुत आगे हूँ, जिसे दूसरों की मदद की जरूरत है। मैं चरित्र का व्यक्ति हूँ और आप एक लंगड़े अंगों वाला झींगा है। इससे पहले मुझे वास्तव में तुम्हारे जीवन को बख्शने में दिलचस्पी थी, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से प्राउड हेवन में निवेश कर रहे हो तो भले ही तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। छींटा। छोटू के शब्द इतने काटने वाले थे कि उसने जो कुछ भी कहा वो सीधे स्टार स्वॉर्ड लाइफ के दिल में घुस गया, जिससे उसे एक और कौर खून की उल्टी हो गई। इससे मदद मिली कि छोटू ने तिरस्कारपूर्ण मुखौटा पहन रखा था। और मदद खून खांसी? तुम्हारे जैसा कमजोर मुझसे कैसे लड़ सकता है? अपने घुटनों पर बैठ जाओ। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकले, उसने बाहर पहुंचकर स्टार स्वॉर्ड लाइफ पर अत्यधिक दबाव डालने के लिए एक सरल ऊर्जा कला का उपयोग किया। हालांकि स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपनी जमावट को बनाए रखा और यहां तक कि अपनी तलवार की तकनीक को उजागर करने में भी कामयाब रहा। दुर्भाग्यवश उसके लिए वो बहुत धीमा था। छोटू अब मध्य भयानक स्तर पर था, जिसका मतलब था कि वो भगवान के स्तर के नीचे किसी के लिए भी अजेय था। क्रिक सुप्रेटेड। स्टार स्वॉर्ड लाइफ की तलवार की ऊर्जा जलते सूरज का सामना कर रही हिमकणक के समान थी। वो तुरंत टूट गई और पिघल गई। छोटू की ताकत स्टार स्वॉर्ड लाइफ पर भारी पड़ गई, जिसने उसकी हड्डियों के चरकराने के कारण एक पीड़ादायक चीख को ढीला छोड़ दिया। उसने अपने रक्षात्मक ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और उसे जल्द ही दोनों घुटनों पर मजबूर कर दिया गया। गहरे अपमान की अनुभूति उसे तुरंत भर गई। अंदर ही अंदर छोटू आश्चर्य से अपनी जीभ क्लिक कर रहा था। उसने जो हथेली की चाल का उपयोग किया था वो वास्तव में स्टार स्वॉर्ड लाइफ को अस्तित्व से बाहर करने के लिए था,
न कि केवल उसे अपने घुटनों पर मजबूर करने के लिए। इसने अपनी साम्राज्यवादी ऊर्व प्रारंभ ताकतों का उपयोग किया था, जो ईशान इंजन की अंतिम अभिव्यक्ति थी, जो अब मध्य भयानक स्तर पर और भी अधिक भयानक थी। यदि स्टार स्वॉर्ड लाइफ मजबूत नहीं था तो वो खूनी गोर के धब्बे में कम हो जाता, लेकिन वो मजबूत रहने में कामयाब रहा, हालांकि उसके अंदर की असली ऊर्जा बाएं दाएं नष्ट हो रही थी। ये नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की त्रिगुणित ताकत की दुर्मन्यता का प्रमाण था, जिसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ का पावर इंडेक्स 8000 तक पहुंचा दिया था और उसका मानसिक पैमाना लगभग 200 तक पहुंचा दिया था। दुर्भाग्यवश वो छोटू की तुलना में महत्वहीन हो गया। छोटू का मानसिक पैमाना 300 से अधिक था, जिसका मतलब था कि वो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर हावी हो सकता था। यहां तक कि गॉड की दुनिया में भी चरम भयानक विशेषज्ञ थे जो उस संबंध में उसका मुकाबला नहीं कर पाते। स्वर्ग भक्षण तालीज। जैसे ही स्टार स्वॉर्ड लाइफ को साम्राज्यवादी ऊर्व प्रारंभ शक्तियों के नीचे घुटनों पर मजबूर किया गया था, छोटू ने एक और अविश्वसनीय कला उजागर की, गड़गड़ाना। उसके पीछे एक प्राचीन अराजक वाला बुजुर्ग सांप दिखाई दिया जो किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार था। अपने साधना आधार के स्तर को ध्यान में रखते हुए वो किंग स्वर्ग भक्षण तालीजों को पुनः निर्मित कर सकता था। वास्तविक तालीज उसके अमर क्षति करने वाले क्लोन के हाथों में थे। उसने कहा कि छोटू अपने आप जो संस्करण बना सकता था वो अभी भी गहरे रूप से शक्तिशाली थे। स्टार स्वॉर्ड लाइफ लाखों वर्षों से छोटू को सील करने के लिए प्यासा था और उसे उम्मीद थी कि वो उस पर भारी पीड़ा देगा, इस हद तक कि छोटू मौत के लिए तरस रहा होगा। लेकिन अब छोटू ने उसे अपने घुटनों पर कैद कर लिया था। उसकी असली ऊर्जा एक झरने की तरह उसमें से निकल रही थी और उसका हृदय तीव्र अपमान से भरा हुआ था। गड़गड़ाना। स्टार स्वॉर्ड लाइफ वापस लड़ना चाहता था लेकिन बस नहीं कर सका। वो सूख रहा था और बता सकता था कि मौत आ रही है। हालांकि उसी क्षण शक्ति की एक धारा उसमें प्रवेश की, जिसने उसे इतनी ताकत से भर दिया कि वो अपने पैरों पर खड़ा होने में कामयाब रहा। प्राचीन अराजक वाला बुजुर्ग सांप जो उसकी ऊर्जा को खा रहा था फट गया और उसकी ऊर्जा वापस उसमें प्रवाहित हो गई। छोटू तुरंत पीछे हट गया। चलो हेलो प्राउड हेवन, उसने कहा। आपने आखिरकार कदम रखने का निर्णय लिया। अपने मुहारे को मरते हुए नहीं देख सके। ऐसा लगता है कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ की गॉड की दुनिया से कुछ नियति है और आपको वो पाने के लिए उसकी आवश्यकता है। क्या मैं सही हूं? गॉड हेवन, डूम, प्राउड वर्ल्ड और शेफर्ड सभी अचानक से बहुत घबराए हुए महसूस कर रहे थे जब वो छोटू के पीछे एक साथ छुप गए। इस बात से चिंतित थे कि प्राउड हेवन उन पर सीधे हमला कर सकता है। फिलहाल छोटू की नज़र सीलिंग के मार्क के स्थान पर टिकी हुई थी, जैसे कि वो वहां कुछ ऐसा देख सकता था जो शायद कोई और नहीं देख सकता था। अपने आप को दिखाओ गर्वघवान, छोटू ने कहा। तुम्हारी ऊर्जा कला निश्चित रूप से दुर्मन्य है, लेकिन मैं अब मध्य भयानक स्तर पर हूं। मैंने 36 मुखौटों में ऊर्जा कला की खेती की है, इसलिए अगर मुझे करना पड़ा तो मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा पीछा कर सकता हूं। भयंकर कर्कश हंसी सुनाई दी जब एक नीले वस्त्रधारी युवक ठीक उसी स्थान पर दिखाई दिया जिसे छोटू घूर रहा था, स्टार स्वॉर्ड लाइफ के ठीक पीछे। वो अतुलनीय रूप से अच्छा दिखने वाला था और एक आभा के साथ स्पंदित हो रहा था जो धार्मिक और अधार्मिक दोनों लग रही थी, लेकिन साथ ही इनमें से कुछ भी नहीं थी। ये एक ही समय में काली और सफ़ेद दिखने वाली किसी चीज़ को देखने जैसा था। ये और कोई नहीं बल्कि प्राउड हेवन स्वयं था। केवल वही इस तरह की आभा पेश कर सकता था। कोई भी ये नहीं बता सकता था कि वो धार्मिक है या अभाग्य, वो काला है या सफ़ेद। उसके साधना आधार का संबंध अब मरते लोग से नहीं था और वो एकमात्र व्यक्ति था जो कभी गॉड की दुनिया में गया था और लौट आया। आखिरकार उसने अपना चेहरा दिखा दिया था। मरते लोग में छोटू ने जिस प्राउड हेवन का सामना किया था वो इच्छा शक्ति के एक छोटे प्रक्षेप के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन ये उसका वास्तविक स्व था, जिसका मतलब था कि वो अतीत में छोटू के वर्जन से बहुत अलग था। मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि हम वास्तव में इस तरह से मास में मिलेंगे। छोटू आगे बढ़ते हुए उसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ को कंधे पर पकड़ लिया। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने आपकी मदद की स्टार स्वॉर्ड लाइफ, लेकिन फिर भी आप छोटू के लिए एक मैच नहीं है। आपने नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ट्रिपल संयुक्त ताकत प्राप्त करने के अपने मिशन में अच्छा प्रदर्शन किया। इस प्रकार मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हें अपने साथ देवलोक में ले जाऊंगा। साथ में हम उस वस्तु को पाएंगे जो भाग्य द्वारा आपको निर्धारित की गई है और इन 4 लोगों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देंगे। क्या अब देखते हैं स्टार स्वॉर्ड लाइफ? छोटू ने कहा। प्राउड हेवन वास्तव में आपको एक मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं देखता है और आप अभी भी उसकी सेवा करने को तैयार हैं। मुझे तुम्हें सील करने के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है, स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने कहा। गर्वित स्वर्ग गर्व स्वर्ग है, तुम हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अभी मेरे लिए केवल एक ही महत्वपूर्ण काम करना है और वो है तुम्हें सील करना। तब मेरी इच्छा नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। तुम मेरे दिल शैतान हो, तुम्हें सील किए बिना मैं कभी भी आराम से आराम नहीं कर सकता। सुअर के सिर वाले मूर्ख, छोटू थूका। इस बीच प्राउड हेवन प्राउड वर्ल्ड को देख रहा था।
तुम मेरे बेटे हो प्राउड वर्ल्ड। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया उसके बाद तुम मुझे धोखा दोगे। तुम मेरे शत्रुओं के साथ मेरे विरुद्ध षड्यंत्र भी रच रहे हो। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैंने आपको जो कुछ भी आशीर्वाद दिया है उसे वापस ले लिया जाए। वाह, प्राउड वर्ल्ड ने कहा, तुम एक दुष्ट प्राणी हो गर्व स्वर्ग। जिस तरह से आपने मेरे साथ व्यवहार किया उसके बाद मैं आपका बेटा नहीं हूं। मैं आपके लिए एक प्रयोग से ज्यादा कुछ नहीं था। आपने मुझे भविष्य की दुनिया में एक कैदी के रूप में पाला, जिससे मैं अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए पीड़ा का जीवन जी सकूं। मैंने बहुत पहले तुम्हें मारने की कसम खाई थी। प्राउड हेवन हंसे। अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो आप इतने मजबूत नहीं होते जितने आप हैं। कोई भी वास्तव में उन दर्दों को कैसे जान सकता है जिनसे मैं ये सुनिश्चित करने के लिए गुजरा हूं। आप मजबूत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आप कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी माँ कहाँ है? उसे बाहर बुलाओ। प्राउड हेवन आखिरकार स्टार स्वॉर्ड लाइफ को बचाने के लिए प्रकट हुआ था, जो उसकी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण मोहरा था। बेशक छोटू को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ जिंदा है या मर गया है। अब जब वो मध्य भयानक स्तर पर था और 36 मुखौटों को आत्मसात कर लिया था, जिससे उसके मानसिक पैमाने को बढ़ावा मिल गया था, तो वो प्राउड हेवन से लड़ने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास से अधिक था। तो वो संभवतः स्टार स्वॉर्ड लाइफ की परवाह या चिंता क्यों करेगा? इस बिंदु पर स्टार स्वॉर्ड लाइफ संभवतः छोटू के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ सकता था, यहां तक कि उसके पास जितने भी दर्जनों ग्रेट नेक्रोपोलिस गॉड पावर बीज थे तब भी। इससे पहले कि छोटू डूम और अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करे, स्टार स्वॉर्ड लाइफ को उससे लड़ने का मौका मिल सकता था। लेकिन छोटू ने अपना नया गठबंधन बनाने के बाद वो मजबूत और मजबूत होता गया। नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत के विभिन्न रहस्यों का उजागर किया और वास्तविकता और भ्रम के मामलों में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त की। छोटू की साधना की गति कुछ ऐसी थी जो इतिहास में किसी भी बिंदु पर नहीं देखी गई थी। स्टार स्वॉर्ड लाइफ उसकी गति का मेल नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि प्राउड हेवन द्वारा सीधे आशीर्वाद प्राप्त था। इसके अलावा ये देखते हुए कि स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने अपने साधना में मदद करने के लिए अन्य लोगों पर निर्भर करना शुरू कर दिया था, तो ये दिया गया था कि छोटू उसे लंबी छलांगों के साथ आगे निकल जाएगा। छोटू ने अपनी योग्यता और ताकत के दम पर आगे बढ़ाया था, जिससे हमेशा बेहतर परिणाम मिलते थे। वास्तव में जिस व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया था प्राउड हेवन, वो भी अब छोटू को अपने चेहरे पर बहुत गंभीर भाव से देख रहा था। अचानक स्टार स्वॉर्ड लाइफ को पहले की तुलना में छोटू से भी नीचे महसूस हुआ। पहली बार उसने वास्तव में ईर्ष्या की एक चिंगारी भी महसूस की, जो जल्दी ही नफरत की आग में बदल गई, जब उसे एहसास हुआ कि वो छोटू से इतनी नफरत करता है कि वो उसे मारना चाहता था। ये उसके जीवन में पहली बार था जब उसने किसी को मारने के बारे में सोचा था। बरखरदार दिल शैतान, प्राउड हेवन ने कहा। स्टार स्वॉर्ड लाइफ के सिर पर हाथ रखते हुए उसने अपने भीतर ईर्ष्या की लपटों को बुझा दिया। छोटू ने पहले ही तुम्हें दिल शैतान से संक्रमित कर दिया है और ये तुम्हारे भीतर फैल रहा है। यदि तुम इससे छुटकारा नहीं पाते हो तो तुम्हारी साधना का आधार प्रभावित होगा। जैसे ही स्टार स्वॉर्ड लाइफ ने महसूस किया कि लपटें बुझ गई हैं, वो कांप उठा और उसकी साधना का आधार थोड़ा ऊपर उठ गया। उसने छोटू को घूरते हुए कहा, ये सब तुम्हारे धन्यवाद से हुआ है छोटू, मैं इसे याद रखने वाला हूँ। तुम ही हो जिसने मुझमें इस दिल शैतान को प्रत्यारोपित किया है। ये पहला है जो मैंने कभी किया है। यहाँ तक कि जब मैं एक बच्चा था तब भी मेरे पास हमेशा दृढ़ इच्छा शक्ति थी और मैं अपनी विश्वासों में कभी नहीं डगमगाता था। आगे बढ़ते हुए मेरा दिमाग केवल मजबूत होता रहेगा। बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें अंततः सील कर दूंगा। कचरे का टुकड़ा, छोटू ने कहा। हर पहले के लिए एक दूसरा होता है। जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक तुम्हारे दिल शैतान अधिक संख्या में और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। तो भाड़ में जाओ। प्राउड हेवन और मेरे पास कुछ बातें करनी है और तुम बातचीत में भाग लेने के योग्य नहीं हो। तुमने आखिरकार अपना चेहरा दिखा दिया प्राउड हेवन, डूम ने कहा। उसकी आवाज शत्रुता से गूंज रही थी। तुमने मेरे लोगों को मार डाला और आदिकाल को पूर्ण रूप से अराजकता में डाल दिया। मुझे ये नहीं पता कि ये गिनना संभव है कि तुम्हारे हाथों कितने लोग मारे गए। आज मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूं कि तुम्हारे दुर्भावना पूर्ण तरीके समाप्त हो जाएं। अपने गॉड लीजन सील सौंप दें। गॉड लीजन सील? तुम क्या सोचते हो मुझे तुमसे निपटने के लिए गॉड लीजन सील की आवश्यकता है? मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें अंदर आंका। छोटू, तुमने वास्तव में गॉड लीजन सील को त्याग दिया है, यहाँ तक कि अशुद्ध शरीर की खेती करने के लिए भी जा रहे हो। तुम वहां भी भाग्यशाली थे कि तुम्हें वो गड़गड़ाहट मिली और उसके रक्त से तुमने इसके कुछ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे तुम्हें अपनी दोनों प्रमुख ऊर्जा कलाओं के बीच संघर्ष को असमर्थ बनाने में सक्षम बनाया। यदि तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अंततः एक ज़ॉम्बी में बदल जाते। मुझे लगता है कि मुझे वास्तव में तुम्हें एक दुश्मन के रूप में देखना चाहिए। तुमने मेरी माँ, मेरी चाची सुसु और मेरे गुरु को अपहरण कर लिया, उन्हें अपने एक अवतार के साथ अमर दुनिया से ले गए। मुझे ये वास्तव में कुछ हद तक मनोरंजक लगता है। तुमने उस समय मुझ पर अपना कदम क्यों नहीं उठाया जब मैं इतना कमजोर था?
क्या तुम चिंतित थे कि मेरा गॉड लीजन सील तुम्हारे लिए खतरा होगा? मैं बता सकता हूं कि तुम्हारे पास अपना गॉड लीजन सील नहीं है, जिसका मतलब है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं मेरी तरह ही भव्य हैं। या तो तुम स्वयं को सील से मुक्त करना चाहते हो या तीनों टुकड़ों को मिलाना चाहते हो। किसी भी मामले में तुम वास्तव में कभी भी अपने आप को सील से मुक्त नहीं कर पाओगे। प्राउड हेवन हंसे। मैं स्वयं को गॉड लीजन सील से क्यों अलग करना चाहूंगा? मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं। वो सील अस्तित्व में सबसे शुद्ध और सबसे शक्तिशाली चीज है, यहां तक कि भगवान की दुनिया में भी। अनंत काल तक इसका अध्ययन करने के बाद भी इसके रहस्यों को खोलना शायद ही असंभव होगा, लेकिन ये केवल मर्त्य लोक में है। भगवान की दुनिया में खेल में जादुई कानून किसी भी चीज से आगे निकल जाते हैं जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, और सील के तथ्यों को खोला जा सकता है। अगर ऐसा है तो बस मुझे अपना गॉड लीजन सील दे दो। छोटू ने अपना हाथ बढ़ाया। सुनो प्राउड हेवन, या तो आज तुम मर जाओ या मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं दूंगा। ये वही बात है जो मैं तुमसे कहने जा रहा था। अपने हाथ पीठ के पीछे रखते हुए उसने स्टार स्वॉर्ड लाइफ को एक तरफ लात मार दी। वहां जाओ मैल के टुकड़े, तुम बस मेरे रास्ते में आओगे। स्टार स्वॉर्ड लाइफ में असीम जादुई शक्ति थी और उसने अभी अभी अपने दिल शैतान को निष्कासित कर दिया था, लेकिन वो प्राउड हेवन का विरोध करने में अशक्त था और उसे एक तरफ लात मार दी गई जहां वो दीवार से टकराया और जमीन पर गिर पड़ा। उस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो प्राउड हेवन और छोटू से कितना अलग था। नो वंडर छोटू ने उसे एक पाम से इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। तुम्हारे पास अपना गॉड लीजन सील असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट में बंधा होना चाहिए, क्या मैं सही हूं? किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत पदक दूर दूर तक बिखरे हुए थे, लेकिन तुमने उनमें से 8 इकट्ठे कर लिए हैं। संभवतः तुम पहले से ही जानते हो कि मैंने तुम्हारे लिए उनमें से अधिकांश प्राप्त करने की व्यवस्था की है। पहला कारण ये है कि मैं तुम्हारे भाग्य को लूटना चाहता था। दूसरा ये कि मैं चाहता था कि तुम सभी पदकों को इकट्ठा करने में मेरे लिए कड़ी मेहनत करो, और तुमने निराश नहीं किया। योजना के अनुसार मुझे बस अब इतना करना है कि अंतिम विरासत पदक तैयार करना है और संग्रह को पूरा करना है। उस समय तुम्हारा इमॉर्टल स्लेयर क्लोन असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट पर नियंत्रण खो देगा। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? छोटू ने अंदर से हिलते हुए कहा। कुछ नहीं छोटू, तथ्य यह है कि हम दोनों के बीच विशेष रूप से कोई बड़ी शत्रुता नहीं है। यद्यपि तुम एक दुर्भाग्यहीन हो, तुम मर्त्यलोक में पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हारा कर्म तुम्हें तुम्हारी माँ से जोड़ता है, और चूंकि तुम्हारी माँ मेरी पत्नी है तो क्या ये मुझे तुम्हारा कार्मिक पिता नहीं बनाता है? हम साथ में काम क्यों नहीं करते? हमारे सामने एक शानदार अवसर है। कौन सा शानदार अवसर? छोटू ने कहा। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि छोटू प्राउड हेवन की कही हुई किसी भी बात पर विश्वास करे, लेकिन वो कम से कम ये सुनने के लिए उत्सुक था कि उसे क्या कहना था। क्या आप ये स्पष्ट नहीं देखते हैं? डूम ने कहा। कचरे के इस टुकड़े के पास भी गॉड लीजन सील है, लेकिन क्या ये बड़ी बर्बादी नहीं है? मेरे एक क्लोन ने उसे आवारा कुत्ते की तरह भागने के लिए भेज दिया। तो छोटू, अगर हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो हम आसानी से उसे मार सकते हैं और उसकी गॉड लीजन सील निकाल सकते हैं। तब हम सहयोगी हो सकते हैं। हमारे बीच 3 गॉड लीजन सील हैं। हम इसकी अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। बाद में हम यहाँ ग्रेट नेक्रोपोलिस की गहराई में सील को खोल सकते हैं, बहुत से जाल बिछा सकते हैं और किंग इमॉर्टल स्लेयर के सभी विरासत पदकों को एक साथ रख सकते हैं। एक बार जब किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा जागृत हो जाती है तो हम पूर्ण गॉड लीजन सील का उपयोग करके उसे यहाँ फंसा सकते हैं। वो निश्चित रूप से ग्रेट नेक्रोपोलिस की इच्छा के साथ लड़ेगा, जिसका उपयोग हम कब्रिस्तान को स्थानांतरित करने के लिए कर सकते हैं और संभवतः उस पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। क्या तुमने पहले ही गॉड लीजन सील को अलग करने का निर्णय नहीं किया? तो फिर क्यों ना अपना मुझे दे दिया जाए और मैं तुम्हें महान कब्रिस्तान दूंगा। आपके पास असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट भी हो सकता है। इस तरह हम दोनों बराबर होंगे। आखिरकार आपको निश्चित रूप से पहले से ही ये एहसास होना चाहिए कि ग्रेट नेक्रोपोलिस के साथ आप गॉड लीजन सील का मुकाबला कर सकते हैं और शायद इसे पार भी कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? हम सब कुछ निष्पक्ष रूप से विभाजित कर सकते हैं। आप इससे सहमत हो सकते हैं, है ना? ये शब्द सुनकर डूम का चेहरा राख हो गया। वो जानता था कि अगर छोटू और प्राउड हेवन उस पर पलट गए तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। यहां तक कि गॉड लीजन सील भी उसे सुरक्षित नहीं रखेगा। दुर्भाग्य से इस स्थिति में वो बहुत कम कर सकता था। छोटू, उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि प्राउड हेवन यहाँ सिर्फ कफ से बात कर रहा है। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। छोटू ठठाकर हंस पड़ा। मुझे पता है भाई कयामत, चिंता मत करो। वो सिर्फ हमारे बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम सभी परीक्षणों और क्लेशों का एक साथ सामना करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं उसकी बड़बड़ाने वाली बकवास के लिए गिरूं। कोई भी जिसने कभी प्राउड हेवन के साथ सहयोग किया है वो कभी भी कहानी बताने के लिए जिंदा नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास एक प्रतिष्ठा भी बची है जिसे बर्बाद किया जा सकता है। क्या? प्राउड हेवन ने आश्चर्यचकित होकर कहा।
मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने जा रहे हो छोटू। ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हम दोनों के लिए एक साथ काम करना है, नहीं तो तुम यहीं फंसे रहोगे। आप ग्रेट नेक्रोपोलिस को और कैसे स्थानांतरित करेंगे? केवल किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा और पूर्ण गॉड लीजन सील ही संभवतः ग्रेट नेक्रोपोलिस की सीलबंद गहराई को भेद सकती है, और कब्रिस्तान को स्थानांतरित करने का यही एकमात्र तरीका है। विकल्प ये है कि देवताओं के प्राचीन मार्ग तक पहुंच के बिना यहां फंसे रहें, भगवान की दुनिया तक पहुंचने में असमर्थ, और ईश्वरीय स्वर्गारोहण। ईश्वरीय स्वर्गारोहण? छोटू ने कहा, क्या आप अभी भी ईश्वरीय स्वर्गारोहण तक पहुंचना चाहते हैं? अगर इसका मतलब आपको भगवान बनने से रोकना है तो मुझे भी ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। मैं बता सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं प्राउड हेवन। आप मुझे अपने साथ काम करने के लिए लुभाने के लिए हर संभव बात कह रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूं। कुछ भी कभी भी उस नफरत को दूर नहीं कर सकता है। इस प्रकार एकमात्र परिणाम जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वो मृत्यु है। इसके अलावा आपकी प्रतिष्ठा इतनी खराब है कि कोई भी आपके साथ काम करने के लिए कभी सहमत नहीं होगा। क्या आपके साथ काम करने वाले देवताओं के प्राचीन मार्ग पर कोई जिंदा रहा? नहीं, तुमने उन सभी को धोखा दिया। उन्हें धोखा दिया? उसने सिर हिलाया। तुम वास्तव में निराश हो छोटू। तुमने बदला लेने को अपने फैसले पर हावी होने दिया है, जिससे तुम्हारे लिए चीजों को स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया है। एक साथ काम करना हम दोनों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। एक बार जब आप भगवान की दुनिया में पहुंच जाएंगे तो इस सच्चाई को समझ जाएंगे। आप देखते हैं, मरते दुनिया में नफरत और दुश्मनी कलोशों के बादलों से ज्यादा कुछ नहीं है, जो अंततः गायब हो जाते हैं और इसके बारे में सोचने लायक भी नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि छोटू कभी भी प्राउड हेवन की किसी भी बात पर भरोसा करेगा। प्राउड हेवन के लिए उससे भी खराब प्रतिष्ठा होना असंभव होता। ये कहते हुए वो ग्रेट नेक्रोपोलिस को स्थानांतरित करने की कठिनाइयों के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। ऐसा करने के लिए निश्चित रूप से किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा और पूर्ण गॉड लीजन सील की आवश्यकता होगी। अपनी संयुक्त शक्तियों का उपयोग करके ग्रेट कब्रिस्तान के सबसे गहरे सीलबंद हिस्से में सेंध लगाना, उसकी इच्छा को दबाना और उस पर नियंत्रण करना संभव होगा। अभी वो निश्चित रूप से अपने दम पर ग्रेट नेक्रोपोलिस को नियंत्रित नहीं कर सकता था। इससे भी बुरा, प्रक्रिया का एक हिस्सा किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा पर टिका हुआ था, जिसका मतलब ये था कि फिलहाल ये केवल 2 लोगों के साथ योजना में भाग लेने के साथ काम करेगा। मरते दुनिया में केवल 2 लोग थे जो योग्य थे, छोटू और प्राउड हेवन। यहां तक कि एंशिएंट रोड के निष्पादक भी मदद नहीं करेंगे, वे अंततः वैसे भी हारने वाले थे। बेशक ये सब इस धारणा पर आधारित था कि प्राउड हेवन और छोटू ने वास्तव में सहयोग किया था। छोटू इस प्रकार के सहयोग में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त आश्वस्त नहीं था, भले ही ये इस ज्ञान के साथ था कि प्राउड हेवन अंततः उसे धोखा देगा। वो जो कुछ भी जानता था, प्राउड हेवन छोटू और उसके क्लोन को मारने के लिए किंग इमॉर्टल स्लेयर से निपटने के एक महत्वपूर्ण क्षण का लाभ उठा सकता था। तब उसके पास गॉड लीजन सील, असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट और ग्रेट नेक्रोपोलिस होगा। वो मरते दुनिया का अंतिम शासक होगा और उसके पास वो सभी संसाधन होंगे जो वो चाहता था। उस समय वो वहां एक टॉप व्यक्ति बनने की अपनी क्षमता में पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की दुनिया में प्रवेश कर सकता था। अंत में छोटू प्राउड हेवन के साथ काम नहीं कर सकता था। उससे निपटने का एकमात्र तरीका उसे मारना था। छोटू की ओर इशारा करते हुए प्राउड हेवन ने कहा, बढ़िया छोटू, क्या आप वास्तव में मेरे साथ काम करने से इनकार कर रहे हैं? छोटू हंस पड़ा। कैसा रहेगा हम एक साथ काम करने के बाद मैं तुम्हें मारकर गॉड लीजन सील ले लूं? चलो प्राउड हेवन, इतना भोला होना छोड़ दो। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं कभी भी तुम पर भरोसा करूं। इस मामले में बेटा, मुझे तुम्हें आसपास रखने का कोई कारण नहीं दिखता। वो विशैला चमका। नहीं, मुझे तुम्हें मारना होगा और तुम्हारी गॉड लीजन सील निकालनी होगी। मैं यहाँ अपने ट्रू सेल्फ के रूप में हूँ, इसलिए कोई भी मुझे नहीं रोक सकता है, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। मुझे पता है कि आप यहाँ अपने ट्रू सेल्फ के रूप में हैं। यही कारण है कि मैंने चैट करने में इतना समय बर्बाद किया है। यदि आप यहाँ अपने ट्रू सेल्फ के रूप में नहीं होते तो आप पहले ही मर चुके होते। मुझे पता है कि आपने मुझे मारने के अपने प्रयास में हवा में सावधानी बरती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी मृत्यु का क्षण आ गया है। अपने ट्रू सेल्फ के लिए छोटू अपनी शक्तियों को उनके चरम स्तर तक पहुंचाने के लिए जितना संभव हो सके उतना समय खरीदने की कोशिश कर रहा था, और ये सुनिश्चित कर रहा था कि उसके सारे ट्रम्प कार्ड जाने के लिए तैयार है। प्राउड हेवन निश्चित रूप से सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था जिसका उसने अभी तक सामना किया था। ब्रह्मा का मुहरबंद सिर भी उतना मजबूत नहीं था जितना अब प्राउड हेवन था। ये देखते हुए कि छोटू कितना मजबूत था, तो वो वास्तव में ब्रह्मा को दबा सकता था। छोटू को अपने दुश्मन को हराने की अपनी क्षमता पर कभी कम विश्वास नहीं था। ये आदमी उसके जन्म से पहले से ही उसे परेशान कर रहा था, ये सुनिश्चित करके कि उन्हें जोड़ने वाला कर्म बहुत परेशानी भरा था। अगर वो नहीं मरा तो छोटू को उस कर्म को तोड़ने में बहुत कठिनाई होती, लेकिन अगर वो मर गया तो छोटू को यकीन था कि वो जीत की गति का उपयोग करके विशाल ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, यहां तक कि ईश्वरीय स्वर्गारोहण।
यदि ये आपका अंतिम शब्द है तो मुझे लगता है कि इस मामले पर चर्चा जारी रखने का कोई कारण नहीं है। प्राउड हेवन ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे खींच लिया और आह भरी। तुम्हारा गॉड लीजन सील हमेशा मेरे हाथों में होने वाला था और मैं असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में शामिल हो सकता हूं। बाकी गॉड लीजन सील प्राप्त करने का समय आ गया है। सनसनाहट। अंतिम शब्द बोलते ही वो आगे बढ़ा, जिसने सबको चौंका दिया। डूम ने केवल एक धुंधलापन देखा जब प्राउड हेवन बिल्कुल उसके सामने दिखाई दिया, जहां उसने एक हथेली की हड़ताल की जिसने स्वर्ग और धरती को हिला दिया, यहां तक कि उपस्थित लोगों की आत्माओं को भी हिला दिया। चिल्लाते हुए कयामत ने तुरंत अपने रक्षा के लिए एक भगवान के हाथ के सभी 9 रुख खोल दिए। जब उन 9 मुद्राओं को एक साथ उपयोग किया गया तो सफल परिवर्तन बेजोड़ थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि प्राउड हेवन एक साधारण चाल का उपयोग कर रहा था। जैसे ही उसकी हथेली नीचे उतरी, एक शानदार सफेद रोशनी भड़क उठी, और हालांकि उपस्थित कोई भी ये नहीं जानता था कि ये कौन सी मार्शल आर्ट थी, ये स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा था जो सभी सृष्टि को हिला सकता था। हमले की भयानक प्रकृति वर्णन से परे थी। हमले के रास्ते में खड़ा कोई भी व्यक्ति एक सामान्य मरते व्यक्ति की तरह होगा, जिसका सामना एक गिरते हुए क्षुद्र ग्रह से हो रहा हो। वे निश्चित रूप से अस्तित्व से मिट जाएंगे। जब एक भगवान का हाथ प्राउड हेवन के हमले से मिला तो कयामत के सभी अनुमानित हमले कुचल दिए गए और वो राख के सामने पीछे की ओर लड़खड़ाया। खून की खांसी करते हुए वो हार गया और वहीं ढह गया। वो एक चाल में हार गया था। जाहिर है कि वो मैच होने के करीब भी नहीं था। आतंक से भरी अभिव्यक्ति ने कहा, तुमने वास्तव में उस तकनीक की खेती पूरी कर ली प्राउड हेवन। यहाँ आओ। प्राउड हेवन ने गुर्राते हुए एक ग्रिपिंग पंजा चलाते हुए कयामत के गॉड लीजन सील को उसके अंदर से बाहर निकालने का प्रयास किया। लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, छोटू डूम के बगल में प्रकट हुआ और उसने अपनी चाल चली। अपनी हथेली को बाहर निकालते हुए उसने एक एम्पीरियन हवा को फैला दिया, जिससे प्राउड हेवन के पंजे के हमले को तुरंत नकार दिया गया। 3 कदम पीछे हटते हुए छोटू ने कहा, मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूं प्राउड हेवन। इस क्षण तक वो आश्वस्त था कि प्राउड हेवन की खेती का आधार स्वयं के परे था। कुछ क्षणों पहले के संक्षिप्त संपर्क से बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था, जिसने उसकी नवजात दिव्यता को गहराई से हिला दिया था। ओह! प्राउड हेवन केवल 9 मीटर दूर एक स्थिति में उड़ गया जो प्रतीत होते थे भारहीन फैशन में था। छोटू को ऊपर नीचे देखते हुए उसने कहा, बुरा नहीं है छोटू, लेकिन तुम देखते हो कि मैंने अपने स्वयं के आविष्कार की एक नई तकनीक को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। 10 ब्रह्मांड। एक नज़र डालो कि ये कैसा है। 10 ब्रह्मांड। छोटू ने अपने होंठ चाटे। वो हमेशा से जानता था कि अगर प्राउड हेवन अपनी खेती के इस बिंदु तक पहुंच गया होता तो वो अपने डाव की पहचान करता। ये 10 ब्रह्मांडों की तकनीक निश्चित रूप से स्वर्ग और धरती को हिलाने में सक्षम होगी और असंख्य कलात्मक क्षमताओं और तकनीकों के ज्ञान का परिणाम होगी। पहला रुख, प्रकृति की गतिशीलता। प्राउड हेवन छोटू के ठीक सामने प्रकट हुआ। इतनी अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ रहा था कि वो लगभग एक टिमटिमाती छाया की तरह था। हालांकि छोटू इस प्रकार की रणनीति से डरता नहीं था। उसने तुरंत परफेक्ट गॉड आर्ट और 36 मुखौटों की क्षमताओं का आवाहन किया। अचानक उसके चेहरे पर एक मुखौटा दिखाई दिया, ना तो हर्षित था और ना ही दुखी। इसमें कोई विशेषता नहीं थी और वास्तव में पूर्ण रूप से खाली, रद्द किया हुआ और शुद्ध था। उसी समय एक विशाल बुलबुला उसके चारों ओर अस्तित्व में आ गया, जो कलोशों और कल्पों की शक्ति से स्पंदित था। प्राउड हेवन प्रकट होते ही लगभग गायब हो गया, लेकिन उसने स्वर्ग और धरती की एक विशाल अभिव्यक्ति को पीछे छोड़ दिया, जिसने छोटू को एक अपार शक्ति से कुचल दिया। जवाब में छोटू ने अपना हाथ फेंका, जिससे सैकड़ों कलोश फैल गए, असंख्य पात्र जो अदूषित शरीर की अंतिम अभिव्यक्ति थे। बहुत बढ़िया, आप वास्तव में पहले रुख, प्रकृति के आंदोलन से बच गए। आपके लिए दुख की बात है, मेरे 10 यूनिवर्स में 10 रुख हैं, जो सभी एक दूसरे के पूरक हैं। आइए देखें कि आप कितने जीवित रह सकते हैं। दूसरा रुख, शून्य की पल्स। एक कंपन लुढ़का, जो क्लेशों और कल्पों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था, जो क्लेश के 100 पात्रों को तोड़ रहा था, जो छोटू ने अभी अभी फैलाया था। छोटू को तुरंत भारी खतरे का एहसास हुआ, इसलिए उसने तेजी से खुद को कम करने के लिए परफेक्ट गॉड आर्ट का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जब वो सिकुड़ रहा था, स्पंदित लहर अचानक तलवार की ऊर्जा की एक तीव्र अभिव्यक्ति में बदल गई, जो उसके सिर के ठीक ऊपर गोली मार रही थी। अच्छा, आप वास्तव में दूसरे रुख के माध्यम से जीवित रहे। और तीसरा, ब्रह्मांड की तलवार। छोटू ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि प्राउड हेवन का उनके चारों ओर के सभी स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा नियंत्रण था, जिसमें सभी जादुई कानून भी शामिल थे। अभी वो धीरे धीरे छोटू के चारों ओर एक चक्कर लगा रहा था। उसकी गति धीमी लग रही थी, लेकिन वास्तव में अविश्वसनीय रूप से तेज। छोटू के अलावा कोई भी जो खुद को इस स्थिति में पाता था, यहाँ तक कि प्राचीन सड़क के निष्पादकों के सम्राट को भी एक भयानक अंत मिलेगा। एकमात्र कारण जो वो अपना धारण कर रहा था, वो था अदूषित शरीर, नरक कुचलने वाले गॉड मेहमत की ताकत, परफेक्ट गॉड आर्ट,
मुखौटों की क्षमताएं और 300 से अधिक का उसका मानसिक पैमाना। फिलहाल वो इस बात से चिंतित नहीं था कि प्राउड हेवन अचानक कयामत पर एक आश्चर्यजनक हमला शुरू कर रहा है और उसके भगवान सेना सील को ले रहा है। जिस क्षण प्राउड हेवन ने अपना पहला कदम उठाया, छोटू ने प्राउड हेवन के मानस पर ताला लगाने के लिए रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक का इस्तेमाल किया। रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक का सार शून्य से चीज़ों को बनाने के बारे में था और 36 मुखौटों में से मुख्य मुखौटे के निर्माता ने रद्द स्तर से भावनाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए सभी मुखौटों के साथ पूरी तरह से जुड़े नहीं होने के बावजूद उन्होंने अभी भी छोटू को रद्द ग्रैंड मैजिक की गहराई के बारे में अतिरिक्त विवरण दिए। रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक के साथ प्राउड हेवन में बंद होने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे गहराई से जुड़ा हुआ था। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा जिसके बारे में छोटू को पता नहीं था। प्राउड हेवन को इसका एहसास हुआ और आखिरकार वो समझने लगा कि छोटू कितना खतरनाक है। उसे जल्दी न मारने का पछतावा भी होने लगा था, लेकिन पछतावे के बारे में चिंता करने से कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था और छोटू ने जो किया था उसकी नकल करने के लिए अपनी तकनीकों का इस्तेमाल किया, कसकर उसे बंद कर लिया। वे दोनों एक दूसरे से बंधे हुए थे और दोनों को ये पता था। अभी वे दोनों अस्तित्व में किसी और की तुलना में एक दूसरे को बेहतर समझने लगे थे। वे अब लगभग जुड़वा बच्चों की तरह थे, सिवाय इसके कि उनमें से केवल एक ही मुठभेड़ से बच पाएगा। ये एक शीर्ष लड़ाई थी जिसमें कोई और भाग नहीं ले सकता था। तो छोटू, आपने उस स्तर तक रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक की खेती की है। इस स्थिति में मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारने की अनुमति दें। चौथा रुख, शून्यता की सड़न। पांचवा रुख, अराजकता का बलिदान। छठा रुख, युग की बहाली। सातवां रुख, सभ्यता का अपंग। आठवां रुख, दुनिया का दुश्मन। नवां रुख, स्थूल जगत का विनाश। 10वां रुख, ब्रह्मांड का निर्वाण। गड़गड़ाना। प्राउड हेवन ने अपनी स्वनिर्मित तकनीक 10 यूनिवर्स की सभी 10 चालों को उजागर किया था। 1. यहाँ कुछ शब्दों का खेल है जो सामने नहीं आता है। कल्प के लिए पूरा शब्द जिसमें क्लेश के लिए चरित्र है, में एक चरित्र भी है जिसका अर्थ है लहर, तरंग, कंपन इत्यादि। और जाहिर है लहर, तरंग, कंपन के लिए पूरा शब्द यही चरित्र है। इसलिए इस मार्ग में एक पंक्ति शामिल है जो लहरों से लड़ने को पड़ती है। ये चीनी में सही दृश्य समझ में आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाहरी शब्दों के टनों को जोड़े बिना इस संबंध को बनाए रखना संभव है। 10 यूनिवर्स की क्षमता प्राउड हेवन के साधना बेस की अंतिम अभिव्यक्ति थी। ये कहना असंभव था कि उन्होंने इसे बनाने के लिए वर्षों में कितनी कसौरी क्षमताएं एकत्रित की थी। हर रुख एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ था, यहाँ तक कि एक भगवान के हाथ के 9 रुख से भी अधिक। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था कि गर्वित स्वर्ग संप्रभु प्रभु से श्रेष्ठ था। ये इस वजह से था कि उनके द्वारा कसौरी 10 यूनिवर्स का निर्माण कैसे किया गया था, इसलिए ये उनके लिए अनूठे रूप से अनुकूल था। स्वयं के अनुकूल तकनीकों का उपयोग करना हमेशा सबसे अच्छा है। यद्यपि एक भगवान का हाथ शक्तिशाली था जब इसे छोटू या प्राउड हेवन जैसे लोगों द्वारा उजागर किया गया, लेकिन एक तकनीक से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है जिसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत दाव के आधार पर बनाया था। 10 यूनिवर्स तकनीक के 10 रुख को आकाश अस्पष्ट और भूमि ढकने वाला माना जा सकता है। प्रकृति का आंदोलन, शून्य की पल्स, ब्रह्मांड की तलवार, शून्यता की सड़न, अराजकता का बलिदान, युग की बहाली, सभ्यता का अपंग, दुनिया का दुश्मन, स्थूल जगत का विनाश, ब्रह्मांड का निर्वाण। उन 10 मुद्राओं में प्रत्येक में असीमित दिव्य क्षमताएं थीं, और जब उजागर किया जाता है तो आसपास की महत्वपूर्ण ऊर्जा को स्वयं गर्वित स्वर्ग के अनुमान बनाने का कारण बनता है। ऊर्जा कला का मात्र उतार चढ़ाव स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने के लिए पर्याप्त था, और छोटू को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा फटने वाली है। ये गर्वित स्वर्ग का सबसे घातक और शानदार हमला था। ये क्रूर और कुचलने वाला था, कुछ ऐसा जो शर्मिंदगी के क्षणों में जीवन या मृत्यु का निर्णय कर सकता था। छोटू को गुस्से में चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा के सागर में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ लगातार 10 बार सुनी जा सकती थी, और प्रत्येक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ उसकी हथेली में एक बुलबुला दिखाई दिया, जो तब 10 ब्रह्मांडों के घातक चालों में से एक को पूरा करने के लिए बाहर निकला। पॉप पॉप। 10 बुलबुले फटते ही 10 पॉप की आवाज़ें सुनाई दी, और इसके परिणाम स्वरूप प्राउड हेवन के हमले की शक्ति 99% कम हो गई। छोटू ने देखा और एक भगवान के हाथ और अदूषित शरीर के संयोजन का उपयोग करके रक्षा की एक और परत फेंकने के लिए इस क्षण का लाभ उठाया। वो लंबे समय से पूरी तरह से शांत स्थिति में प्रवेश कर चुका था, जिसमें वो जीत या हार के बारे में सोच भी नहीं रहा था। इसके बजाय ये ऐसा था जैसे वो प्रशिक्षण ले रहा था, मारे जाने पर लगातार ध्यान केंद्रित करके खुद को बेहतर बना रहा था। वो स्थिति तब थी जब उन्होंने सबसे अच्छा मुकाबला किया। सच्ची लड़ाई शुरू हो गई थी जब प्राउड हेवन ने छोटू को इतनी हिंसक रूप से पीटा था। वे दोनों एक दूसरे से पीछे हट गए थे। अब तक इनमें से कोई भी दूसरे को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। जहां तक शेफर्ड, प्राउड वर्ल्ड और डूम का सवाल है,
छोटू ने ये सुनिश्चित करने के लिए दर्द उठाया कि वे किसी भी शॉकवेव की चपेट में नहीं आ पाएं। छोटू को भयानक आंखों से देखते हुए प्राउड हेवन ने कहा, मुझे कहना होगा कि आपने मेरी प्रशंसा अर्जित की है छोटू। आप वास्तव में मेरी कसौरी आर्ट 10 यूनिवर्स के सामने खड़े हो सकते हैं। और न केवल आप सभी चालों से बच गए, बल्कि आप पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकले। आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यहां तक कि निष्पादकों के सम्राट भी इस बिंदु तक जीवित नहीं रह सकते थे। छोटू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने अंदर की वास्तविक ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया। वे इतने नियंत्रण से बाहर हो रहे थे कि वो चाहते हुए भी बात नहीं कर सकता था। रद्द किए गए ग्रैंड मैजिक को आकर्षित करते हुए उसने तुरंत ऊर्जा को ऊर्जा के सागर में सही तरीके से प्रवाहित करने के लिए मजबूर किया। ये लगभग बाढ़ को नियंत्रण में लाने जैसा था। यदि वो सफल नहीं होता तो उसके मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो जाते और इसके परिणाम विचार करने के लिए बहुत भयानक थे। ऊर्जा परिसंचरण के 3 पूर्ण चक्रों के बाद वो फिर से बोलने की स्थिति में था। सच तो ये था कि वो घायल था, और इस तथ्य से कि प्राउड हेवन उनके टकराव के बाद तुरंत बोलने में सक्षम था, ये दर्शाता था कि वो आदमी कितना मजबूत था। आखिरकार वो देवता की दुनिया में गया था और लौट आया। वो स्पष्ट रूप से उस जगह के कई रहस्यों को जानता था। अगर छोटू वहां होता तो ये स्पष्ट था कि उसकी खेती के आधार को लाभ होता। जैसा कि प्राउड हेवन अपनी ऊर्जा के साथ वहां खड़ा था, वो किसी प्रकार के मार्शल आर्ट दिग्गज की तरह लग रहा था जिसे संभवतः हराया नहीं जा सकता था। वो एक घाघ मनहूस शैतान था जिसकी आंखें छोटू की आत्मा पर टिकी हुई थीं, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि अगर छोटू वास्तविकता के किनारों पर भाग भी जाए तो भी वो उससे बच नहीं पाएगा। आपके 10 ब्रह्मांड बहुत प्रभावशाली नहीं थे प्राउड हेवन, छोटू ने एक आकस्मिक स्वर में कहा। क्या ये वास्तव में सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं? यदि आपकी अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा कला मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती है और आपके पास कुछ भी मजबूत नहीं है, तो शायद हमें 1 साल में वापस आना चाहिए और फिर से मैच करना चाहिए। बहुत अच्छा, प्राउड हेवन ने कहा। मैं मानता हूं कि मैंने आपको कम करके आंका छोटू। जाहिर है कि मेरे 10 ब्रह्मांड आपको चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन अगर मैं आप पर हमला करता रहूं तो क्या होगा? मैं इसे पूरे दिन कर सकता था, और हर बार जब मैं करता हूं, मैं इसका समर्थन अविश्वसनीय शक्ति के साथ करता हूं। दूसरे शब्दों में, ये आपके लिए और भी बदतर होता जाएगा। इस बिंदु पर मैं आपसे एक बार और पूछने जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ काम करने के इच्छुक हैं? हम दोनों को एक दूसरे से बहुत फायदा हो सकता है। यदि आप असहमत हैं, तो आप वास्तव में यहां नष्ट हो जाएंगे। आप मुझसे लड़ने की क्या योजना बना रहे हैं? छोटू ने कहा, अंदर से अपनी शक्ति को परिवर्तित करते हुए और अपनी तकनीक तैयार करते हुए। भयंकर लड़ाई के धन्यवाद, उसने महसूस किया कि वो वास्तव में एक और सफलता के कगार पर मंडरा रहा था। यदि वो डेथलेस हेवनली सीढ़ी पर चढ़ना समाप्त कर लेता है, तो वो एक महान सम्राट बन जाएगा और निश्चित रूप से प्राउड हेवन को हराने में सक्षम होगा। उसे पहले से ही विश्वास था कि प्राउड हेवन के तुरुप के पत्तों की सीमा को वो जानता था। जैसा कि मुझे यकीन है कि आप जानते हैं, गर्वित स्वर्ग में वास्तव में एक महान सम्राट नहीं हूं। क्या होगा अगर मैं पूरी तरह से बाहर चला जाऊं और यहीं और अभी अपनी सफलता हासिल कर लूं? क्या तुम मुझे तब हरा पाओगे? छल कपट को छोड़ते हुए छोटू ने बस अपने तुरुप के पत्ते की व्याख्या की। उम्मीद है कि ये प्राउड हेवन के दिल में डर पैदा करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, प्राउड हेवन की आंखें बहुत तेज हो गईं। बहुत प्रभावशाली छोटू, लेकिन क्या आप वास्तव में ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? यदि आप एक महान सम्राट बनने में विफल रहते हैं तो क्या होगा? मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस प्रक्रिया के दौरान, जब आपकी महत्वपूर्ण ऊर्जा सबसे अराजक होगी, तो मैं आप पर एक घातक प्रहार करूंगा। मुझे विश्वास करने से इनकार है कि आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं, छोटू ने एक व्यापक मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वो जानता था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे प्राउड हेवन उसे रोकने की कोशिश किए बिना उसे ग्रैंड एम्परर स्तर तक पहुंचने देगा, लेकिन उन्हें यह भी भरोसा था कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा मध्य भयानक स्तर पर पहुंचने के बाद मैं किसी भी समय असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट के लिए एक रास्ता खोल सकता हूं। तो आपको क्या लगता है कि आप मेरी सफलता में हस्तक्षेप कैसे कर सकते हैं? वो झूठ नहीं बोल रहा था। अपने मानसिक स्केल को 300 से आगे बढ़ाने के बाद वो फिर से असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट को महसूस करने में सक्षम हो गया था, और उसके इमॉर्टल किलिंग क्लोन ने पहले ही तैयारी कर ली थी अगर उनके 8 विरासत पदकों और 9वें में जो उनके पास नहीं थी के बीच कोई प्रतिक्रिया थी। चार्ट की गहराई में क्लोन देवत्व सितारों की शानदार शक्ति पर चित्र बना रहा था, जिसे एक देव के इंजन में फनल कर रहा था, जिसमें आनुवंशिक प्रणाली, जीवित प्रणालियां, बिजली मूल्यांकन प्रणाली, मानसिक स्केलिंग प्रणाली और स्वर्गीय कार्य गणना प्रणाली शामिल थीं।
देवत्व सितारों के कारण असंख्य वर्ल्ड मोनार्क चार्ट में रहते हुए केवल उन 5 प्रमुख प्रणालियों को शक्ति प्रदान करना संभव था। देवत्व सितारे एक के बाद एक गिरते रहे, फिर भी आकाश अब भी हमेशा की तरह चकाचौंध लग रहा था। वास्तव में ये संभव लग रहा था कि चार्ट की बहुत गहराई में देवत्व सितारे वास्तव में उन्हें बदलने के लिए बनाए जा रहे थे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से 5 प्रमुख प्रणालियां शक्ति प्रदान कर रही थीं। क्लोन में इंपीरियल हेवन प्री स्टार्टिंग सिस्टम्स भी थे जो पूरी गति से काम कर रहे थे। इस स्तर पर काम कर रही सभ्यता के क्रूजर के साथ क्लोन को उसके मानसिक स्केल, शक्ति और शारीरिक शरीर को बेहतर करने में मदद करना संभव था। यदि सभ्यता का क्रूजर पूर्ण होता तो ये सैद्धांतिक रूप से एक साधारण मर्श्व को एक देवता में बदल सकता था। बेशक ये इस अनुधारणा के तहत था कि सभ्यता का देव स्वयं उसका संचालन कर रहा है। अभी क्लोन के लिए इसका उपयोग देवत्व स्वर्गारोहण के लिए करना संभव नहीं था, लेकिन वो इसका उपयोग स्वर्ग के कामकाज की गणना करने और अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने के लिए कर सकता था, जिससे वो अपने आप को और अधिक परिपूर्ण बना सकता था। छोटू ने प्राचीन सड़क के कार्यकर्ताओं के खजाने के भंडार को साफ करने के बाद क्लोन ने अपने खेती के आधार पर काम करना शुरू कर दिया था, साथ ही एक देव के इंजन का पूर्ण प्रभाव से उपयोग किया था। उनकी साधना का आधार अब अथाह स्तर पर था और उनकी ऊर्जा कलाएं भी थीं। स्वर्गीय कार्य गणना प्रणाली बेहद रहस्यमयी थी। यहाँ तक कि प्राचीन सड़क के कार्यकर्ताओं के पास भी ऐसा कुछ नहीं था जो देवत्व को इस तरह से खपत कर सके जैसे वे कर सकते थे। माना जाता है कि वे केवल एक देव के इंजन के बाद दूसरे स्थान पर थे और समग्र रूप से सभ्यता के क्रूजर को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। पर्याप्त शक्ति के साथ कोई भी स्वर्ग के कामकाज के बारे में गणना कर सकता है और ऊर्जा कलाओं, दिव्य क्षमताओं और संविधानों को सबसे गहरे स्तर पर समझ सकता है। वे एक व्यक्ति का विश्लेषण भी कर सकते हैं और उन्हें अपने जीन और मानसिक स्केल को अधिक सही स्थिति में पुश करने में मदद कर सकते हैं। छोटू ने बहुत पहले ही आनुवंशिक प्रणालियां और मानसिक स्केलिंग प्रणालियां प्राप्त कर ली थीं, लेकिन अपने खेती के आधार को बेहतर करने के लिए बड़ी संरचना का अभाव था। ये ऐसा था जैसे उसके पास मछली और मांस के कुछ टुकड़े हों, लेकिन उन्हें एक मनोहर भोजन में बदलने के लिए एक कुशल शेफ ना हो। स्वर्गीय कार्य गणना प्रणाली उस शेफ की तरह थी। एक कम कुशल शेफ कुछ मछली और मांस को एक गूदेदार गंदगी में बदल सकता है, जबकि एक अद्भुत शेफ इसके साथ गौरमे भोजन उत्पन्न कर सकता है। अभी इमॉर्टल किलिंग क्लोन उस मछली या मांस की तरह था और स्वर्गीय कार्य गणना प्रणाली उसे एक गौरमे भोजन में बदलने वाली थी। वो धीरे धीरे भगवान बनने की ओर बढ़ रहा था। इमॉर्टल किलिंग क्लोन एक देवता शरीर बना रहा था। ये स्वर्गीय कार्य गणना प्रणालियों के कारण था, जिसकी गणना स्वर्ग के कामकाज को निकाल सकती थी और उन्हें क्लोन में खींच सकती थी। एक आदर्श देवता शरीर का एक त्रिआयामी प्रक्षेपण उसके सामने तैर रहा था, जो उसे बनाने वाली हर कोशिका के क्रिस्टलीय प्रतिबिंब के साथ था। ये लगभग एक देवता साम्राज्य या एक अमर दुनिया के ग्रे स्पेस की तरह लग रहा था। शरीर में ब्रह्मांड की शाश्वत रेत जितनी ही कोशिकाएं थीं, वे सभी 3000 या उससे अधिक की रैंक वाली अमर दुनिया की तरह थीं। दूसरे शब्दों में ये शरीर लाखों अमर दुनियाओं से बना हो सकता है। इस तरह का एक देवता शरीर बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतनी ज्यादा कि ये लगभग अगणनीय है। इसे समायोजित करने के लिए क्लोन देवत्व सितारों पर गहराई से चित्र बना रहा था। बिना परित्याग के ऐसा करने से अविश्वसनीय परिणाम मिल रहे थे। आकाश से हजारों तारे गिरते रहे, जैसे जैसे देवता शरीर धीरे धीरे पूर्णता की स्थिति के करीब पहुंच रहा था। ये चमकदार और पारदर्शी था, विशाल रहस्यों से भरा हुआ। स्वर्गीय कार्य गणना प्रणालियों द्वारा एक साथ रखे जाने के बाद अमर हत्या करने वाले क्लोन के लिए इससे बेहतर कोई देवता शरीर नहीं बनाया जा सकता था। क्लोन ने अपना मुंह खोला और सांस ली और चमकता हुआ शरीर उसमें प्रवेश कर गया। बाद में उसके अंदर से गंदगी और अशुद्धियां निकलने के कारण कर्कश आवाजें सुनाई दीं। उसका शारीरिक शरीर बदलना शुरू हो गया, तरल क्रिस्टल की तरह बन गया, जैसे कि देव के इंजन की प्रणालियों ने उन्हें मौलिक स्तर पर बदलने के लिए मिलकर काम किया। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा। अब गॉड लीजन एंग्स्ट का उपयोग करके पावर फ्यूजन। गॉड लीजन सील उसके मुंह में उड़ गई जब उसने एक बार फिर सांस ली। एक क्षण बाद उसका क्रिस्टल शरीर शुद्ध सोने का बन गया। फिर उसने धीरे धीरे सुनहली रोशनी को अपने अंदर से बाहर निकाला, जिससे वो एक बार फिर क्रिस्टल की तरह बन गया। उसने फिर से गहरी सांस ली, प्रक्रिया को फिर से शुरू किया। जैसे जैसे ये चलता गया, ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को देवताओं की सेना के द्वारा बैप्टिज्म दिया जा रहा हो, जिससे वो मजबूत और कठोर होता जा रहा था। गड़गड़ाहट।
अचानक क्लोन के पीछे जेडफॉल और गड़गड़ाहट दिखाई दी। जेडफॉल ने गड़गड़ाहट को सहलाते हुए उससे कहा, उच्च अमर हत्या क्लोन एक देवता शरीर बना रहा है और आपको इसे काम पूरा करने में मदद करनी होगी। आपके अलावा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। एक देवता शरीर के साथ हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे जब हमें अंततः प्राउड हेवन और किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत पदकों के 9वें का सामना करना होगा। जब वो समय आएगा तो हमें अंततः देवलोक तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। गुलाबी गड़गड़ाहट ने एक बुलबुला उगला। उसके चेहरे पर कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भाव था, जैसे कि वो कह रहा हो, तुम्हें लगता है कि मुझे देवलोक में जाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बुलबुला जल्दी से फैल गया और क्लोन को ढक दिया। अंदर क्लोन पहले से ही उबलते तरल क्रिस्टल की तरह था, जिससे ऐसा लगता था कि वो अब इंसान भी नहीं था। गड़गड़ाहट ने और भी अधिक बुलबुले उगल दिए। उनमें से प्रत्येक एक अमर दुनिया की तरह था जो क्लोन के शरीर में तेजी से चला गया। जैसा कि ये सब हुआ, क्लोन ने अंततः कुछ सीमाओं को तोड़ दिया और कहा, मैं आखिरकार एक आदर्श भगवान शरीर खत्म कर रहा हूं। वो एक आदर्श अवस्था में पहुंच गया था, जिससे वो सबसे ऊंचे पहाड़ों से बेहतर और सबसे बड़े महासागरों की तुलना में अधिक भव्य हो गया था। एक असीम आभा उसके अंदर फैल गई क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। अनगिनत देवत्व सितारों ने अपनी शक्ति क्लोन में डाल दी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं असंख्य स्वर्गीय पिंडों से भरा हुआ था। पहले से ही वो देवलोक की आभा के साथ स्पंदित था। क्रिक क्रैक, उसने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया, क्योंकि वो एक ऐसी आत्मा से भरा हुआ था जो स्वर्ग, पृथ्वी और देवताओं से समान रूप से लड़ सकती थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिससे किंग इमॉर्टल स्लेयर के 8 विरासत पदक उड़ गए, जिससे एक ऐसा पूरा बन गया जिसमें केवल इसके केंद्रीय हृदय का अभाव था। गड़गड़ाहट अद्भुत है, क्लोन ने कहा। ये वास्तव में एक भगवान के इंजन के सीलिंग चिन्हों को भेद सकता है और मुझे एक बुलबुले से घेर सकता है जो स्वर्गीय कामकाज गणना प्रणालियों से भी आगे निकल जाता है। अब छोटू को वास्तव में प्राउड हेवन से लड़ने से डरने की जरूरत नहीं है। एकमात्र डर जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है वो अस्थिरता है जो 9वीं विरासत पदक के साथ हो सकती है। अगर ये उसके लिए नहीं होता तो हम अभी बाहर जा सकते थे और बैकअप प्रदान कर सकते थे। मुझे इसके बारे में पता है, जेडफॉल ने कहा। वो नश्वर शाही की तरह नहीं लग रही थी जो वो पहले थी, बल्कि प्राचीन सड़क से देवताओं तक की एक भयानक विशेषज्ञ थी। हालांकि छोटू प्राउड हेवन के लिए एक समान मैच लगता है, ये कहना असंभव है कि प्राउड हेवन ने अपनी आस्तीन में कौन सी शातिर योजनाएं बनाई हैं। ये बहुत बुरा है कि छोटू ने कयामत को जब्त नहीं किया है और अपने भगवान सेना को गुस्सा नहीं लिया है। भगवान सेना के 2 पहलुओं को मिलाकर छोटू निश्चित रूप से प्राउड हेवन का वध करने में सक्षम होगा। स्वाभाविक रूप से छोटू के पास इस संबंध में पहले से ही योजनाएं हैं, क्लोन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। प्राउड हेवन और छोटू कयामत की तुलना में इतने अधिक शक्तिशाली हैं कि वो शायद ही किसी चीज के लिए मायने रखते हैं। आइए प्रतीक्षा करें और देखें कि छोटू हमें क्या निर्देश देता है। ये हमारे लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। ये पूरी तरह से संभव है कि प्राउड हेवन के धन्यवाद हम महान कब्रिस्तान के रहस्यों को उजागर करेंगे और वास्तव में भगवान की दुनिया में जाएंगे। हम कभी भी अपनी शक्ति पर कब्रिस्तान के बारे में सच्चाई का पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन केवल राजा अमर कातिलों की इच्छा से ही ऐसा कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि छोटू प्राउड हेवन से उस अंतिम विरासत पदक को प्राप्त करने की उम्मीद में अपने तुरुप के पत्ते वापस पकड़ रहा है। ये सब छोटू पर निर्भर करने वाला है। वो निश्चित रूप से योजनाओं में हमसे बहुत बेहतर है। इस बीच प्राउड हेवन और छोटू अभी भी लड़ रहे थे। दोनों अपने हमलों में मापे गए थे, इस उम्मीद में कि वास्तव में कुछ घातक करने के लिए एक उघार मिलेगा। उन दोनों ने एक दूसरे को अप्रत्याशित और पढ़ने में कठिन पाया। एक तरफ छोटू को लगा कि वो प्राउड हेवन को बहुत समझता है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा महसूस हुआ कि वो एक पूर्ण रहस्य है। वो हिस्सा जो उसे समझ में आया वो प्राउड हेवन के मौलिक व्यक्तित्व और भैर से संबंधित था। वो हिस्सा जो उसे समझ में नहीं आया वो इससे संबंधित था कि प्राउड हेवन के पास कौन से ट्रम्प कार्ड हैं और वो उनका उपयोग कैसे करेगा। जहां तक प्राउड हेवन की बात है, वो पूरी तरह से समझ गया था कि छोटू उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वो वास्तव में क्या करने में सक्षम है। हर बार जब वो सोचता था कि छोटू आखिरकार चट्टान के निचले स्तर पर पहुंच गया है, वो हमेशा नए जोश के साथ लड़ना शुरू करता था और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देता था। ये चीज़ों में से एक थी जिसने छोटू को सबसे भयानक बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे छोटू के चारों ओर किसी प्रकार के रहस्यमय नियति या भाग्य लिपटा हुआ हो, जिससे उसके भविष्य का आकलन करना असंभव हो गया। प्राउड हेवन के लिए वो एक अपराजय सनकी की तरह लग रहा था जो अभी भी पूरी ताकत से लड़ना शुरू करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे हराने के लिए उसे उसके भाग्य का आकलन करना चाहिए और फिर उसे एक साफ झटके से बाहर निकालना चाहिए। आप वास्तव में मेरे खिलाफ मिलियन वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं छोटू? उसने पूछा। क्या आप ये देखने में दिलचस्पी नहीं रखते कि 9वीं विरासत पदक कैसा है? मुझे तुमसे नफरत है, प्राउड वर्ल्ड ने गुस्से से चिल्लाया।
प्राउड हेवन, अगर मुझे पता होता कि चीजें इस तरह खत्म होंगी तो मैं बहुत पहले छोटू को वो 9वां पदक दे देता। उस पदक के साथ उसके नियंत्रण में अपार शक्ति होगी। गंदा छोटा सुअर, प्राउड हेवन ने कहा। तुम्हें लगता था कि मैं बिना किसी तैयारी के यहां आया हूं। तुमने सोचा होगा कि तुम मेरे लिए जाल बिछा रहे हो, लेकिन मैं पूरे समय पर्दे के पीछे से चीजों में हेर फेर कर रहा था। तुम देखो, मैं वास्तव में चाहता था कि तुम उस पदक को चुराओ और छोटू को दे दो। अफसोस की बात यह है कि देखते हुए कि कैसे तुम्हारी साधना के आधार में वृद्धि हुई है, बेटा, तुमने मेरे लिए अपनी उपयोगिता को पार कर लिया है। आह, क्या अफसोस की बात है। मैं चाहता था कि तुम एक मजिस्ट्रेट बनो, लेकिन इसके बजाय तुम्हें जिद्दी होना है और मेरे खिलाफ विद्रोह करना है। यहां से तुम मेरे बेटे नहीं हो। इसके अलावा अगर मेरा एक बेटा मर जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास और भी बहुत हैं। अपने दांतों को पीसते हुए प्राउड वर्ल्ड ने कहा। तुम छोटू के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते प्राउड हेवन। ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा, डूम, मैं प्राउड हेवन को बाहर निकालने के लिए खुशी खुशी अपने जीवन का बलिदान कर दूंगा। तुम्हें अपने भगवान को छोटू को गुस्सा देना होगा। मुझे यकीन है कि वो इसे बाद में तुम्हें वापस दे देगा। और डूम जानता था कि वास्तव में प्राउड हेवन को हराने का एकमात्र तरीका उसके लिए अपने भगवान को छोटू को एक प्रमुख ऊर्जा कला को बढ़ावा देने के लिए गुस्सा देना था। लेकिन एक बार जब छोटू ने 2 प्रकार के भगवान सेना को जोड़ दिया तो ये भविष्य में कठिनाइयों का कारण बनेगा। बाद में वो उन्हें अलग कैसे करेंगे? छोटू देवता सेना के गुस्से को उसे कैसे लौटाएगा? डूम बहुत अनिश्चित महसूस कर रहा था कि क्या करना है। ये जीवन या मृत्यु का निर्णय था, और अगर उसने गलत चुनाव किया तो पीछे हटना नहीं होगा। इस तथ्य के बावजूद कि वो छोटू पर भरोसा करता था, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि कौन सा विकल्प सबसे अच्छा था। वो भगवान सेना का गुस्सा तुम्हारी अंतिम नींव है डूम, प्राउड हेवन ने कहा। हालांकि हम दोनों के बीच अपरिणीय शत्रुता है, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि भगवान सेना का गुस्सा सार्वभौमिक भाग्य द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है। यदि तुम गॉड लीजन सील को छोड़ देते हो तो देवताओं की सेना की नियति तुम्हें छोड़ देगी, और इसका मतलब होगा कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो गया है। उन्हें छोड़ दो तो वो तुम्हारी सारी महिमा और सम्मान छीन लेंगे और तुम्हें मरा छोड़ देंगे। जहां तक छोटू की बात है, उसने कुछ नहीं कहा। वो बस अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे यहां खड़ा था, देख रहा था और इंतजार कर रहा था। डूम एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था, और छोटू इसके निर्णय को प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कर रहा था। हालांकि छोटू ने गॉड लीजन सील की बेड़ियों को एक तरफ रख दिया था, लेकिन वो जानता था कि दूसरी सील प्राप्त करने से स्वर्ग को हिलाने वाले, पृथ्वी को धिलाने वाले परिवर्तन होंगे। कम से कम ये प्राउड हेवन को हराने के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में 2 टुकड़ों के साथ प्राउड हेवन के गॉड लीजन सील को उससे बाहर निकालना भी संभव हो सकता है, जो उसके लिए इतना नुकसान होगा कि वो एक साधारण व्यक्ति बन जाएगा जिसे बिना किसी प्रयास के कुचला जा सकता है। लेकिन छोटू ने डूम से एक वादा किया था और वो इसे पूरा करने का इरादा रखता था। वो अपने गॉड लीजन सील को पाने के लिए गुप्त तरीकों का उपयोग नहीं करेगा। ये उसके आदर्शों के खिलाफ होगा। हालांकि अगर डूम ने 2 गॉड लीजन सील्स को फ्यूज करना चुना तो ये निश्चित रूप से एक इष्टतम उत्कम होगा। कुल मिलाकर गॉड लीजन सील के 2 संयुक्त पहलुओं का उपयोग करने के बाद वो अंत में उन्हें छोड़ देगा, एक क्लासिक बौद्ध सामंता की तरह जो नदी पार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉग बैड के समान है। लेकिन इस समय वो कड़वाहट के सागर की तरह चौड़ी नदी के बीच में था। दूसरी तरफ जाने के लिए केवल अपनी ही दिव्य क्षमताओं पर भरोसा करना था। यदि वो इस प्रक्रिया में सहायता के लिए गॉड लीजन सील को एक नाव के रूप में उपयोग कर सकता था तो वो ऐसा करने में संकोच नहीं करता। गॉड लीजन सील तुम्हारी नींव है डूम, प्राउड हेवन ने कहा। उसकी आवाज बुरी बुराई से गूंज रही थी। डूम, तुम्हें बस इतना करना है कि मेरे साथ सेना में शामिल हो जाओ और तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। छोटू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे गॉड लीजन सील को चाहता है, लेकिन एक बार जब सही समय आएगा तो वो निश्चित रूप से तुम्हें मार डालेगा। कयामत की आंखें अचानक खाली हो गईं। जहां तक प्राउड हेवन का सवाल है, उसकी आंखों में मनहूस रोशनी टिमटिमाती हुई देखना संभव था, क्योंकि उसने कयामत को छोटू पर चालू करने की कोशिश करने के लिए किसी प्रकार की मनहूस दाववादी तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि जैसे ही प्राउड हेवन ने तकनीक का इस्तेमाल किया, सुनहरी रोशनी के साथ साथ कयामत के चारों ओर एक पवित्र आभा उभर आई। फिर चटकने की आवाज़ें सुनाई दीं, लगभग बर्फ के तेजी से पिघलने की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे कयामत किसी प्रकार के परिवर्तन का अनुभव कर रहा था, जैसे कि एक कैटरपिलर एक तितली के रूप में क्रिसलिस से उभर रहा है। आप मुझे मंत्रमुग्ध करने की कोशिश करने के लिए कुछ शैतान कला का उपयोग कर रहे हैं प्राउड हेवन। आपको क्या लगता है कि आप कौन हैं? मैं गॉड लीजन सील का वाहक हूं, तो भ्रम की आपकी छोटी सी चुनौती मेरे लिए क्या कर सकती है? मेरा मन अतुलनीय रूप से तेज है और मेरा खुद पर पूरा नियंत्रण है। छोटू की खेती का आधार इतना ऊंचा है कि अगर वो मेरी गॉड लीजन सील चाहता है तो उसे योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डरे हुए हैं, है ना? डर है कि हम वास्तव में 2 गॉड लीजन सील्स को जोड़ देंगे।
मैं कैसे अनुमान लगा सकता था कि मेरी जादू तकनीक विफल हो जाएगी और वास्तव में आपको एक सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी? प्राउड हेवन की अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन फिर भी वो एक फीकी मुस्कान का प्रबंधन कर रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने गॉड लीजन सील को छोड़ने और अपना जीवन दूसरे के हाथों में नहीं सौंपने जा रहे हैं। ये माप से परे मूर्खता होगी, यहां तक कि अस्तित्व में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति से व्यवहार करते समय भी। आप सही कह रहे हैं, कयामत ने जवाब दिया। गॉड लीजन सील मेरी नींव है और मैं इसे किसी और को नहीं सौंपना चाहता, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए देखने के लिए कुछ भी करूंगा। क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरे कितने लोगों को मार डाला? परिवार का हर एक सदस्य, हर एक दोस्त, तुमने उन सभी का वध कर दिया। गर्वित स्वर्ग ने आह भरी। स्वर्ग के नीचे कोई भी आत्मा हमेशा के लिए जीवित नहीं रहती है। अगर मैंने उन्हें नहीं मारा होता तो भी वे अंततः मर जाते। ये सच है, तो अगर मैंने उन्हें मार डाला तो क्या फर्क पड़ता है? मैंने उन्हें आपके मर्शल कर्म को तोड़ने और आपको वापस पकड़ने वाली बेड़ियों को हटाने में मदद करने के लिए मार डाला। केवल उसी तरह से आप वास्तव में देवताओं की सेना के महान दाव की तलाश कर सकते हैं। इसके बारे में सोचो, अगर मैंने उन्हें नहीं मारा होता तो क्या आप बदला लेने पर इतना केंद्रित होते कि आपने अपनी साधना के आधार को उसकी वर्तमान सीमा तक धकेल दिया होता? कोई रास्ता नहीं है। आप अंततः आदिम युग के कोई भी नहीं हैं जो कुछ अच्छे भाग्य में आए हैं। इसके अलावा उन सभी चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें आपने मेरे लिए आदिम युग पर आक्रमण करने के लिए धन्यवाद दिया है, और इसके परिणाम स्वरूप युद्ध के सभी वर्षों के बारे में सोचो। बुलक्रैप, कयामत ने कहा। मैं यहाँ आपसे मौत के लिए लड़ने के लिए हूँ गर्वित स्वर्ग, पुराने समय के बारे में बात करने के लिए नहीं। वैसे अभी आपके जादू प्रयास के लिए धन्यवाद। मैंने एक परम सत्य के बारे में प्रमुख ज्ञान प्राप्त किया। विवरण सुनने की परवाह करते हैं? कौन सा अंतिम सत्य? कयामत ने कहा। निश्चित रूप से नहीं पता कि उसका क्या मतलब है। इस बीच छोटू स्थिति को विकसित होते हुए देख रहा था। उनके विश्लेषण के आधार पर डूम और प्राउड हेवन के बीच संवाद जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल था। आखिरकार ये अत्यधिक संभावित लग रहा था कि प्राउड हेवन बिना किसी कारण के इस तरह के मजाक में शामिल होगा। जैसा कि उन्होंने देखा और विश्लेषण किया, उन्होंने अपने दिमाग का एक हिस्सा असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में भेज दिया। अभी वो प्राउड हेवन से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, बल्कि 9वीं विरासत मेडल से डर रहा था जो उसके पास था। यदि वो इसका उपयोग करता है तो प्राउड हेवन के साधना आधार के स्तर को देखते हुए वो असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में अपना रास्ता बनाने में सक्षम हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी तरह से संभव है कि वो किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा को जगाएगा, जिसके पास तब इमॉर्टल स्लेयर क्लोन होगा। छोटू को इससे बिल्कुल बचना था, इसलिए चार्ट के बिना क्या करना है इसके लिए उसके पास एक अच्छी योजना होनी चाहिए। उसके पास 8 टुकड़े थे, लेकिन प्राउड हेवन द्वारा आयोजित 9वां टुकड़ा मुख्य टुकड़ा था, जिसे किंग इमॉर्टल स्लेयर के दिल से तैयार किया गया था। दुर्भाग्यवश वो चार्ट नहीं खोल सकता, कहीं प्राउड हेवन उस क्षण का फायदा ना उठाकर उसे जब्त ना कर ले। मैंने जो अंतिम सत्य सीखा वो ये है कि किसी को भी कुछ भी सौंपना संभव है, और गॉड लीजन सील इसमें मायने रखती है। प्राउड हेवन को घूरते हुए डूम ने कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपको अपना गॉड लीजन सील दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे क्या देंगे? तुम क्या चाहते हो? प्राउड हेवन ने कहा। भविष्य की दुनिया के बारे में कैसा, या दैवीय स्वर्गारोहण तक पहुंचने का मौका? नहीं, मेरे लिए इसके लायक एकमात्र चीज आपका जीवन होगा। कयामत हंसने लगा। देखो प्राउड हेवन, अगर इसका मतलब आपकी जान लेना है तो मैं अपने गॉड लीजन सील को खोने के लिए खुश हूं। ले लो छोटू, मुझे आप पर विश्वास है। आपको बस वादा करना है कि आप इसका उपयोग प्राउड हेवन को मारने के लिए करेंगे। सनसनाहट। कयामत ने अपना हाथ लहराया और एक सुनहरा छोटा सा भूत सोने की लकीर में उड़ गया, इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता। छोटू के सामने पहुंच गया। इसमें इतनी ताकत और भव्यता बिखेरी कि ये सभी महिमा में देवताओं की सेना को दबाने में सक्षम लग रहा था। बेशक ये कयामत की गॉड लीजन सील थी। वो इसका त्याग कर रहा था और इसे छोटू को सौंप रहा था। ये सब उसके लिए प्राउड हेवन को मारने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए था। वो गर्वित स्वर्ग को खत्म करना कितना चाहता था, वो इसके लिए गॉड लीजन सील का व्यापार करने के लिए तैयार था। नहीं, गर्वित स्वर्ग ने इतनी तीखी आवाज में चिल्लाया कि वो उसके दिल और फेफड़ों को टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ बढ़ाया, शाश्वत विनाश की एक कल्पीय आभा उजागर करने के लिए अपनी 10 ब्रह्मांड की क्षमता को आकर्षित किया। दुर्भाग्यवश उसके लिए बहुत देर हो गई थी। मुहर पहले ही छोटू के कब्जे में थी, जो एक बुलबुले से घिरी हुई थी। खेती के आधार को मजबूत करते हुए छोटू ने एक ताल प्रहार शुरू किया, जिसमें बहुत ही सरल ऊर्जा कलाओं का एक मेजबान था, जिसे अपार विनाशकारी शक्ति के साथ समर्थन प्राप्त था। ये किसी सड़ी हुई चीज को किसी जादुई चीज में बदलने का मामला था, और जिस क्षण ये प्राउड हेवंस के 10 ब्रह्मांड से टकराया, दोनों चालों की महत्वपूर्ण ऊर्जाओं ने एक दूसरे का प्रतिकार किया और वे दोनों दूर हो गए।
बिना किसी प्रयास के उन्होंने एक बार फिर से प्राउड हेवन की कसुद मेहनत को नकार दिया था। प्राउड हेवन तुरंत वेदी की ओर पीछे हटा। उसका हमला विफल रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना संयम बनाए रखने में कामयाब रहा। हालांकि वो स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था कि छोटू ने कयामत से गॉड लीजन सील को जब्त कर लिया था। इस बीच छोटू अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए गॉड लीजन सील का सहारा ले रहा था। नई तकनीकों और क्षमताओं की बाढ़ आ रही थी जो उसकी सच्ची ऊर्जा के साथ संयोजन कर रही थी और उसकी ताकत को नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ को पूर्णता की एक और स्थिति में धकेल रही थी। यद्यपि उसने रद्द की गई ग्रैंड मैजिक और दूसरी क्षमताओं को बहुत ऊंचे स्तर पर धकेल दिया था, लेकिन जो उसने डूम से हासिल की थीं वे उस संभव के पास कैसे तुलना कर सकती थीं जो गॉड लीजन सील के उस पहलू के साथ सक्षम थीं। उसके शरीर के सभी पहलू अद्भुत परिवर्तनों का अनुभव कर रहे थे और पहले से अधिक पूर्ण हो रहे थे। इसी समय उसके मानसिक पैमाने और शक्ति सूचकांक दोनों ने विस्फोटक प्रगति का अनुभव किया। 350, 360, 370, 380, 390, 400। ये केवल 400 के स्तर पर ही उसका मानसिक पैमाना बढ़ना बंद हुआ। वो अब वास्तविकता में भयानक स्तर के चरम पर था और कम देवताओं को भी टक्कर दे सकता था। जहां तक उसके पावर इंडेक्स की बात है, ये तुरंत 9000 से अधिक टूट गया। 9000 से अधिक के पावर इंडेक्स और 400 के मानसिक पैमाने के साथ वो इतना मजबूत था कि नरवर दुनिया के लिए उसे रोकना शायद ही संभव था। नरवर दुनिया में टॉप आंकड़े मध्य भयानक विशेषज्ञ थे, लेकिन अभी छोटू इतना मजबूत था कि वो मूढ़े मूरेन वांग जैसे लोगों को एक नज़र में मार सकता था। यदि छोटू अब गॉड दुनिया में चला जाता तो जरूरी नहीं कि अगर वो एक कम देवता से लड़ाई करता तो उसे तुरंत मार दिया जाता। इसके अलावा गॉड लीजन सील की वास्तविक क्षमता गॉड दुनिया में ही उजागर की जा सकती है। नरवर दुनिया में ये शिशु से थोड़ा अधिक है। छोटू एक पवित्र सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था जिसे मनहूस ईवल की असंख्य अभिव्यक्तियों से प्रवेश नहीं किया जा सकता था। ये प्रकाश बौद्ध स्कूलों के बौद्ध बादलों की तरह या दाओवादी संप्रदायों के शुभ बादलों की तरह था और ये गॉड राज्य की अज्ञात महिमा के साथ स्पंदित था। अब जबकि छोटू ने डूम की गॉड लीजन सील ले ली थी तो हर कोई ये बता सकता था कि प्राउड हेवन का अंत निकट है। जल्दी करो और इसके साथ फ्यूज हो जाओ छोटू। गॉड लीजन सील के 2 टुकड़ों के साथ आप तीसरे टुकड़े को आसानी से दबा सकते हैं। यहां तक कि अगर प्राउड हेवन वास्तविकता के किनारों पर भाग जाता है तब भी आप उसे मार सकते हैं। उसे मार डालो। मैं और क्या करूंगा, छोटू ने कहा और उसके पीछे एक भंवर उखल पड़ा। इसके भीतर से चमकदार तारों की रोशनी फूटी, असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में दैवत्व के तारों की शक्ति। यदि प्राउड हेवन और मुझे अपनी अंतिम लड़ाई करनी है तो आप में से बाकी लोग असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में सुरक्षा में चले जाएंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने डूम, प्राउड वर्ल्ड और द शेफर्ड को चार्ट में फेंक दिया। इस बीच असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट की गहराइयों के भीतर एक और सुनहरा छोटा सा भूत दिखाई दिया। जब डूम ने वास्तव में प्राउड हेवन को नीचे गिराने के मौके के बदले में छोटू को अपना गॉड लीजन सील देना का तय कर लिया तो स्वर्ग और पृथ्वी में नाटकीय परिवर्तन हुए। प्राउड हेवन को तुरंत एहसास हुआ कि स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर हो गई थी और छोटू के पास अब जीतने का सबसे अच्छा मौका था। हालांकि उनकी अभिव्यक्ति चिंता में से नहीं बदली बल्कि अपेक्षा में से बनी रही। आखिरकार वो जानते थे कि विजेता अभी तक निर्धारित नहीं हुआ था और अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो हो सकती थीं और उनके पास कॉल करने के लिए एक गुप्त हथियार भी था। भंवर उखल पड़ा जिससे असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट पता चला। इसमें से गॉड लीजन सील उड़कर आई जिसे छोटू ने पकड़ लिया। अब उसके पास 2 सीलें थीं, एक जो उसकी अपनी थी और एक बार उसके अपने खून से जुड़ी हुई थी। दूसरी डूम की थी जिसके साथ छोटू पहले ही जुड़ चुका था। दूसरे शब्दों में छोटू के पास अब 2 गॉड लीजन सील हैं और डूम के पास कोई नहीं है जिससे वो अपनी पिछली स्थिति से वंचित हो गया। छींटा पड़ा। कयामत असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ हो गया और उसकी शक्ति उससे निकल गई। गॉड लीजन सील से अपना संबंध खोना और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति को फीका पड़ता महसूस करना एक भयानक अनुभूति थी। अधिकांश लोग ये मानेंगे कि गॉड लीजन सील होने से अविश्वसनीय महिमा होगी और इसका मतलब था कि किसी को देवताओं की सेना का समर्थन प्राप्त था। जिस किसी ने भी स्वेच्छा से मुहर को छोड़ दिया है वो निश्चित रूप से जीने की सारी आशा छोड़ देगा। वे देवताओं द्वारा शापित होंगे और एक भयानक अंत से मिलेंगे। अभी कयामत उस गुमनामी में डूब रहा था। वो कभी अनुमान नहीं लगा सकता था कि वो एक दिन सील फेंक देगा। हालांकि उसे तुरंत पछतावा हुआ, फिर भी उसे भरोसा था कि छोटू अंत में उसे बचा लेगा। छोटू के लिए अपने गॉड लीजन सील को छोड़ने पर उसे इस तरह के अपमानजनक पतन का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि उसके पास अदूषित शरीर था। ये नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत का अभिशाप था।
और उनके बीच आपसी धक्का और खिंचाव ने उसे एक कमजोर संतुलन बनाए रखने में मदद की। यहाँ तक कि जब उसने मुहर को पीछे छोड़ दिया तब भी तकनीकें उसके भीतर रहीं और यहाँ तक कि उसे अद्वितीय दिव्य क्षमताओं का अपना रास्ता बनाने की अनुमति भी दी। अपने अनुभव के कारण छोटू को पता था कि भाग्य क्या कयामत का इंतजार कर रहा है। इसलिए जैसे ही वो असंख्य वर्ल्ड्स मोनार्क चार्ट में पहुंचे, अमर हत्या करने वाला क्लोन उसके पीछे प्रकट हुआ और अपनी हथेली को बाहर निकाल दिया, जिससे उसकी ऊर्जा कयामत में चली गई। उसी समय चर्मपत्र स्क्रॉल दिखाई दिया और सच्चा शैतान क्लेश उसमें टूटना शुरू कर दिया, जिससे कयामत को अदूषित शरीर की खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसके भीतर वही संतुलन दिखाई दिया और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत उससे बाहर निकलना बंद हो गई। वास्तव में परिणाम स्वरूप वो आत्मज्ञान के उच्च स्तर तक भी पहुंच गया। डूम की ऊर्जा कलाओं ने यिन और यांग के पारंपरिक पूरक पहलुओं का अनुभव करना शुरू कर दिया, जिससे वो तरोताज़ा और जीवंत महसूस कर रहा था, जैसा कि छोटू ने पहली बार अदूषित शरीर की खेती करते समय किया था। और किसी के साथ उसे इस तरह से खेती करने में मदद करने के लिए उसे किसी भी फिसलने का अनुभव नहीं हुआ। बेशक छोटू के पास परफेक्ट गॉड आर्ट और 36 मुखौटों से दिव्य क्षमताएं होने के लिए धन्यवाद, उन्हें ऊर्जा कलाओं को संयोजित करने के रहस्यमय तरीके की और भी बेहतर समझ थी। भाई कयामत, देखते हुए कि आपने गॉड लीजन सील को छोड़ने का फैसला किया है, मैं निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हुए नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की आपकी ताकत वास्तव में काफी सुधार करने जा रही है। ये एक विशेष विधि है जिसे मैंने तैयार किया है। नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत, अदूषित शरीर, 72 सम्राटों की ऊर्जा कला और गुप्त सेंसिंग, ऑल वर्ल्ड एनीथिंग एवरीथिंग, फंडामेंटल लॉ मैजिक, परफेक्ट गॉड आर्ट, इंपीरियल हेवन प्री स्टार्टिंग पावर्स और 36 मुखौटों की कला। साथ में वे एक घाघरा कला बनाते हैं जिसे मैं ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक कहता हूं। आवाज वास्तव में अमर हत्या करने वाले क्लोन की थी। क्लोन छोटू के साथ संचार में था और जानता था कि उसे एक और गॉड लीजन सील प्राप्त करने से लाभ हुआ था। इसके साथ वे वैसा ही कर रहे थे जैसा प्राउड हेवन ने अपना दाव बनाने में किया था। प्राउड हेवन के पास अपने 10 ब्रह्मांड थे। वे थे प्रकृति, शून्य, ब्रह्मांड, शून्यता, अराजकता, युग, सभ्यता, विश्व, स्थूल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। अंततः वे स्थान और समय पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो दुनिया का सार है, जिससे अविश्वसनीय ज्ञान प्राप्त हुआ। अभी छोटू ऋषि सम्राट के दाव में ज्ञान प्राप्त कर रहा था। दूसरे शब्दों में उसका ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक, जादुई कानून उसके हृदय में घूम रहे थे। ऋषि, सम्राट, राजक, सम्राट, संप्रभु, भगवान, नायक, आधिपत्य, भगवान, कुछ नहीं। 10 दाव। उन्होंने उस चीज का प्रतिनिधित्व किया जो परिपूर्ण और शीर्ष था। एक मूल, 2 ध्रुवीयताएं, 3 शक्तियां, 4 विभाजन, 5 चरण, 6 दिशाएं, 7 सितारे, 8 त्रिग्राम, 9 महलें और 10 प्रमुखताएं। कई स्वर्गों के 10 महान दाव। उस क्षण में छोटू एक ऋषि की तरह बन गया और साथ ही साथ एक सम्राट, एक शासक और एक राजा बन गया। वो एक सम्राट, एक संप्रभु, एक स्वामी, एक नायक, एक आधिपत्य और महत्वाकांक्षी और निर्दयी था। एक विचार से वो सभी स्वर्ग और पृथ्वी को हिला सकता था और जो कुछ भी अस्तित्व में था उस पर हावी हो सकता था। वो देवताओं का दाव प्राप्त कर सकता था और परम शासक बन सकता था। ये ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक था। वो केंद्र था और सब कुछ उस पर निर्भर था। प्राउड हेवन के 10 ब्रह्मांडों के लिए इससे बेहतर अभिशाप क्या हो सकता है। गर्भ स्वर्ग में स्वर्ग, पृथ्वी, यिन, यांग, समय और स्थान था। छोटू के पास ऋषि, सम्राट, शासक, देवता और संप्रभु भगवान थे। लोगों ने स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित किया। उनके बिना स्वर्ग और पृथ्वी कुछ नहीं थे, अतार्किक, खाली। जैसे ही दोनों मुहरें उसके हाथ में थीं, परिवर्तनों की एक श्रृंखला शुरू हुई और छोटू हंसने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गर्भ स्वर्ग, तुम्हारे बिना मैं कभी भी अपने दाव के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन अब मैं मनुष्यों के दाव को समझता हूँ। ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक, ये विचार वास्तव में तुम्हारे 10 ब्रह्मांडों से आया है। अब से मैं किसी भी भ्रम का अनुभव नहीं करूंगा और धार्मिक के पास जाऊंगा। ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक, 10 दाव। अपने हृदय में छोटू अब समझ गया था कि मनुष्य पूरी तरह से क्या करने में सक्षम है। चाहे वो ऋषि हो या राजा, चाहे वो जो भव्य था या जो दमनकारी था, वे सभी अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं कि लोग क्या करने में सक्षम थे। यद्यपि ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक वर्तमान में केवल एक बुनियादी ढांचा था, लेकिन ये एक नींव भी थी। जैसे जैसे उसने अधिक ज्ञान प्राप्त किया और स्वर्ग के कामकाज की अधिक समझ में आया, वो अंततः उन्हें एक अजय और पूर्ण दिव्य क्षमता में एक साथ जोड़ देगा। अभी ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक की तुलना नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की उत्कृष्ट नशीलेपन से नहीं की जा सकती है, न ही 72 सम्राटों की ऊर्जा कला की क्रूरता से और न ही अदूषित शरीर की शानदारता से। हालांकि छोटू के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं था। इस प्रकार जब उसने इसका उपयोग किया तो वो शक्तिशाली था।
तुलना के माध्यम से ये एक शिशु की तरह था जो एक स्लेज हैमर चलाने की कोशिश कर रहा था। यद्यपि वो स्लेज हैमर बेहद शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन एक शिशु के हाथों में ये अपनी उत्कृष्ट नशीलेपन पर खरा नहीं उतर सकता। छोटू स्लेज हैमर की तरह था और नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की ताकत और अन्य टॉप तकनीकें स्लेज हैमर की तरह थीं। इस बीच ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक एक बारीक तैयार की गई सुई की तरह था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वो बारीक तैयार की गई सुई एक पोल की तरह बन गई जो आकाश को सहारा दे सकती थी। ये उनकी तकनीक थी। छोटू, प्राउड हेवन ने एक ऐसी आवाज में कहा जो लगभग मानवीय नहीं लग रही थी। बहुत अच्छा किया। आप इसके माध्यम से टूटकर अपने दाव को समझने के लिए आ रहे हैं। दुर्भाग्य से आपके पास इसे लेकर ये दावा करने का कोई तार्किक तरीका नहीं है कि आपका दाव मुझसे बेहतर है। गलत। गर्व स्वर्ग, मेरे पास अब 2 गॉड लीजन सील हैं और आपके पास अपना बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। अब आपके मरने का समय आ गया है। छोटू ने अपना हाथ बाहर निकाला ताकि वो मोहरों को मिलाना शुरू कर सके। इससे पहले वो इस बात को लेकर चिंतित था कि जब वो उसे जोड़ देगा तो क्या अजेय परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन अब चीजें अलग थीं। वो अपने दाव को समझता था और अब उसे विभिन्न मार्शल विषयों के मिशमाश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। उन्होंने सब कुछ एक ढांचे में जोड़ दिया था। इससे पहले वो कभी इस बारे में इतना स्पष्ट नहीं था कि उसे आगे बढ़ने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। आधिपत्य की साब। घड़घड़ाहट। जैसे ही आधिपत्य ने अपनी साब के साथ बाहर निकाला, एक नायक उनके सामने प्रकट हुआ। हाथ में लंबा भाला, बहादुरी और साहस की वीरतापूर्ण आभा से स्पंदित हो रहा था। अधिकांश लोग अपने हृदय में हीरो और आधिपत्य दोनों बनना चाहते थे। जैसा कि कहा गया था, वीर आधिपत्य स्वर्ग के नीचे हर चीज पर हावी हो सकता है। लोगों ने यही मांग की थी। ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक ने सभी लोगों के सपनों को जीवन में लाया, जो आधिपत्य और हीरोज दोनों के अंतिम मतलब पर आधारित था। अभी के लिए वो ऋषि सम्राट, राजक, सम्राट, संप्रभु या देवता पर आधारित नहीं हो सकता था। उसके पास केवल एक बुनियादी ढांचा था और जब तक वो दिव्य स्वर्गारोहण तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो इसे पूरी तरह से नहीं खींच सकता था। उसने कहा कि देवताओं के लिए प्राचीन सड़क और देवताओं की सेना का रास्ता अब उसके चलने के लिए था। आधिपत्य प्रकट हो गया था, नायक दुनिया में था। वीर आधिपत्य स्वर्ग के नीचे हर चीज पर हावी हो सकता है। जैसे ही दोनों मुहरें संयुक्त हुईं, स्वर्ग और पृथ्वी व्यापक रूप से हिल गए। उनके आसपास का पूरा क्षेत्र ध्वस्त हो गया, जिससे उनके चारों ओर ग्रेट नेक्रोपोलिस में प्रकाश की किरणें चमक रही थीं। हर कोई, यहाँ तक कि अमर दुनिया के लोग भी, यहाँ तक कि देवताओं के प्राचीन रास्ते के कार्यकर्ता भी प्राचीन अराजकता के माध्यम से प्रकाश को छेदते हुए देख सकते थे। 2 गॉड लीजन सीलों का संयोजन स्वर्ग को हिलाने और पृथ्वी को चकनाचूर करने से कम नहीं था। सच कहा जाए तो जब से सील को 3 भागों में तोड़ा गया था, तब से इसे फिर से नहीं जोड़ा गया था। अब जबकि छोटू 2 भागों को मिला रहा था, तो किस स्तर की शक्ति जारी की जाएगी, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता था। यहाँ तक कि जब मर्त्य दुनिया में केवल 1/3 मोहर दिखाई दी, तब भी इसका उपयोग हवा को बुलाने और बारिश को बुलाने के लिए किया जा सकता था। देवताओं की दुनिया में ये आगे के परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए जादुई और प्राकृतिक कानूनों को आकर्षित कर सकता था, और ऐसे हमले जिनमें शक्ति के अकल्पनीय स्तर शामिल थे। 2 मोहरों का संयोजन न केवल छोटू में परिवर्तनों को भड़का रहा था, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में भी अनगिनत परिवर्तन पैदा कर रहा था। सभी दुनिया जो भगवान की दुनिया से नीच थीं, वे परिवर्तनों का अनुभव कर रही थीं। और एक व्यक्ति जिम्मेदार था, छोटू। छोटू सूर्य और चंद्रमा को समझ सकता था, आकाशीय पिंडों को रौंद सकता था और ब्रह्मांड के घूर्णन को प्रभावित कर सकता था। वो मनुष्यों की मौलिक प्रकृति को समझता था और इससे भी अधिक समझ गया था कि परमेश्वर होने का क्या अर्थ है। वो कम देवताओं, सामान्य देवताओं, महान देवताओं, घागर देवताओं, पूर्ण देवताओं, सर्वोच्च देवताओं और संप्रभु भगवान के बीच के अंतर को अच्छी तरह से जानता था। गॉड लीजन सील ग्रेट नेक्रोपोलिस की उपसंरचना के माध्यम से विस्फोट कर रहा था। शीर्ष विशेषज्ञ इन सभी घटनाक्रमों को समझ सकते थे, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं कर सके। सबसे नाटकीय बात यह थी कि प्राचीन सड़क के निष्पादकों ने जल्दी से अपने मुख्यालय को खाली कर दिया और ग्रेट नेक्रोपोलिस छोड़ दिया। पीछे मुड़कर देखने पर वे कब्रिस्तान की गहराई से सुनहरी रोशनी को देख सकते थे, जिससे तीव्र उछाल बजने लगे क्योंकि ये स्पष्ट रूप से एक ग्रे स्पेस में टकरा गया था। अज्ञात गहराइयों में दूर अराजक धमाकेदार आवाजें सुनी जा सकती थीं, लगभग जैसे कि भगवान की दुनिया की ओर जाने वाली दीवारें टकराई जा रही हों। वाह! लोगों के एक समूह को दूर से ग्रेट नेक्रोपोलिस को देखते हुए देखा जा सकता था। उनमें से एक सम्राट की तरह लग रहा था और उसका चेहरा आग था। ये बुरा है, ये गॉड लीजन सील की आभा है, और सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, कोई 2 टुकड़ों को मिला रहा है। इस दुनिया में और कुछ नहीं है जो संभवतः जारी हो सकता है। शाही मुकुट वाला ये आदमी कोई और नहीं बल्कि निष्पादकों का सम्राट था। वो काले, सफेद और हरे जैसे विभिन्न रंगों के वस्त्रों में कुछ व्यक्तियों से घिरा हुआ था।
उनके वस्त्रों के विभिन्न रंगों के बावजूद उन सभी की छाती पर एक ही चरित्र कढ़ाई की गई थी, भगवान की स्क्रिप्ट में निष्पादक। नश्वर दुनिया में ये लोग कानून को लागू करने के प्रभारी थे। किसी ने भी उनकी अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनकी अवहेलना करने से मौत हो गई। फिर भी वे यहां थे, स्पष्ट रूप से डरे हुए, भयभीत भी। गॉड लीजन सील के 2 टुकड़ों के संयोजन से उन्हें आसानी से मिटाने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त होगी। जल्दी करो, सम्राट ने कहा। सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा करें और मुख्यालय लौट आएं। हमें गॉड लीजन सील्स को संयोजित करने से रोकने के लिए देवताओं के द्वार को सक्रिय करना होगा। जैसा कि मैं बता सकता हूं, ये 3 का संयोजन नहीं है, बल्कि 2 का संयोजन है। इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी इसे रोकने का मौका है। इसके साथ ही वो गति में धुंधला हो गया, गायब हो गया। इस बीच कब्रिस्तान की बहुत गहराई में छोटू 2 मोहरों को एक साथ मजबूर कर रहा था, जिससे सुनहरी रोशनी धीरे धीरे सिकुड़ रही थी। वे दोनों एक बुलबुले में थे और अंदर यिन और यांग की तरह 2 सुनहरे इम्स को एक दूसरे के चारों ओर घूमते हुए देखा जा सकता था, जब तक कि वे एक नहीं हो गए। संयुक्त रूप से वे अभी भी एक छोटा सा भूत थे, लेकिन साथ ही मार्शल आर्ट्स के कई रुख को प्रदर्शित करने के बीच में एक हट्टा कट्टा सुनहरे आदमी जैसा दिखता था। वे सभी पूरक थे, और जिनमें से प्रत्येक कदम स्वर्ग और पृथ्वी की कृपा और अंतरिक्ष और समय की गहराई को प्रकट कर सकता था। दहाड़, सुनहरा छोटा सा भूत तुरंत छोटू के माथे में उड़ गया। छोटू को यान हेवन के बाहर नश्वर दुनिया में अपने शुरुआती दिनों की याद आ गई, जब सिटी मजिस्ट्रेट के अंगरक्षक लोहू ने उनकी ऊर्जा कला को पंगु कर दिया था। बाद में वो बिजली की चपेट में आ गया था, जिसने उसे गॉड लीजन सील दे दी थी और शक्ति के लिए उसके विकास को बढ़ावा दिया था। बेशक वो अब की तुलना में तब अलग व्यक्ति था। एक युवा के रूप में वो कुछ भी नहीं समझ पाया था, लेकिन अब वो अपने स्वयं के डाओ सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक के बारे में जानता था, और उनका डाओ गॉड लीजन सील का डाओ नहीं था। आधिपत्य और नायक दोनों उसकी पीठ पर थे। ये मनुष्य की अंतिम अभिव्यक्ति थी। मनुष्य किताबें लिखते हैं, मनुष्य उन्नत और विकसित होते हैं। अपने सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक के साथ वो गॉड लीजन सील को अपने नियंत्रण में लाने में सक्षम था, बजाय इसके कि वो उसे नियंत्रित करे। क्रिक सुप्रशिक्षित। अचानक वो अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गया। उसका माथा वापस सामान्य हो गया और 2 गॉड लीजन सील्स के कारण होने वाले नाटकीय परिवर्तन फीके पड़ गए, पूरी तरह से उसके अधीन और कुचल दिए गए। चीजों की नजर से उसके पास वास्तव में गॉड लीजन सील को नियंत्रित करने की शक्ति थी, और वो किसी भी तरह से घबराया या भयभीत नहीं था। मैंने गॉड लीजन सील को प्राउड हेवन के 2 हिस्सों को जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब आपके मरने का समय आ गया है। मैं संभवतः जानता हूं कि मुझे तीसरी मोहर के स्थान का पता चल सकता है, इसलिए इसे बाहर निकालो। वो गर्वित स्वर्ग की ओर धमकी से चलने लगा। गर्वित स्वर्ग वहां हंसते हुए खड़ा रहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो दूसरा टुकड़ा मिला या मुझे मिला। यद्यपि आपने उन्हें जोड़ दिया है, आपने मोहर की ईश्वर शक्ति को दबा दिया है, ताकि वो आपको नियंत्रित ना कर सके। फिर से ढाले जाने के बजाय आपके कल्टीवेशन बेस को कम कर दिया गया है। गॉड लीजन सील का प्रकाश ग्रेट नेक्रोपोलिस से फूटने वाला था, लेकिन आपने इसे रोक दिया और इसने निश्चित रूप से आपके मेरिडियन को नुकसान पहुंचाया और आपकी ऊर्जा के सागर को नुकसान पहुंचाया। आप थोड़ी देर तक रुक सकते हैं, लेकिन अंत में आप मर जाएंगे। क्या आप इस तथ्य को नहीं समझते? आपने देवताओं की सेना को अपवित्र कर दिया है। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप उनकी महिमा को दबा सकते हैं? तुम वास्तव में अपना मुंह चलाना जानते हो, छोटू ने कहा, फीकी मुस्कान के साथ। क्या आप वास्तव में उस स्तर को समझने का दावा करते हैं जिस तक मैं पहुंच गया हूं? यहां जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उन स्थितियों से पीड़ित थे जिनके बारे में प्राउड हेवन ने अभी बात की थी। इसके बजाय उन्होंने अपना हाथ लहराया, जिससे उनकी आस्तीन से सुनहरी रोशनी निकली, जो एक विशाल हस्त प्रहार बन गई। इसी समय उनके पीछे 2 विशाल आकृतियां दिखाई दी, जिससे सब कुछ हिंसक रूप से हिलने लगा। बज़। हमले का मिलने से पहले प्राउड हेवन ने अपना हाथ समीपवर्ती सीलिंग मार्क की ओर बढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि मैं यहां आपके साथ क्यों लड़ना चाहता था, छोटू? क्योंकि मैं पहले से ही ग्रेट नेक्रोपोलिस देव शक्ति के हिस्से को नियंत्रित करता हूं। आप एक उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से आपके लिए इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, मैं पहले से ही सच्चा उत्तराधिकारी हूं। आप नहीं जानते थे कि जब ग्रेट नेक्रोपोलिस ने उन सभी देवशक्ति बीजों को बाहर निकाल दिया था, तो उनमें से एक था जिसे सबसे महान माना जा सकता था, और मैंने इसे ले लिया। आपको क्यों लगता है कि मैं स्टर स्वॉर्ड लाइफ जैसे अपमान को इतने सारे अन्य बीज दूंगा?
उनका हमला हुआ और सीलिंग मार्क टूट गया, जिससे ग्रेट नेक्रोपोलिस देव शक्ति की अनगिनत धाराएं बाहर निकल गईं, जिससे एक विशाल पत्थर का मकबरा बन गया जो छोटू की आने वाली हथेली से मिलने के लिए बढ़ा। विशाल चेहरा अचानक फिर से खुले में दिखाई दिया। तो गर्वित स्वर्ग, तुमने वास्तव में मुझे मुक्त कर दिया। चेहरे के साथ देवताओं की सेना की उग्र आत्मा भी आई, लेकिन गर्वित स्वर्ग ने इसे जल्दी से पकड़ लिया और कुछ और करने से पहले इसे ग्रेट नेक्रोपोलिस के प्रक्षेप में फेंक दिया। फिर उन्होंने छोटू में गॉड टूमस्टोन पाम्स घुमाया और लॉन्च किया। 10 ब्रह्मांड। गर्वित स्वर्ग ने अपनी 10 यूनिवर्स क्षमता को ग्रेट नेक्रोपोलिस देव शक्ति के साथ मिलाकर खुद की रक्षा की और फिर सीलिंग मार्ग पर एक और हमला किया। अचानक सीलिंग क्षेत्र की गहराई में एक हृदय के आकार का पदक दिखाई दिया, जो असीमित रक्त के रंग के प्रकाश से और किंग इमॉर्टल स्लेयर की आभा से चमक रहा था। नवी विरासत पदक, छोटू ने कहा। एक नजर में वो बता सकता था कि ये पदक दूसरों से अलग था। जाहिर है ये दूसरी दुनिया में नहीं था, इसे यहां हमेशा से सील किया गया था। वो निश्चित नहीं था कि सीलिंग मार्ग कैसे बन गया था, और घटनाओं के नाटकीय मोड़ में जिसमें गर्वित स्वर्ग ने विशाल चेहरे को वश में कर लिया था, प्रक्रिया के लिए बहुत जल्दी हुआ। छोटू बस इतना जानता था कि गर्वित स्वर्ग ने ये सब सेट कर दिया था। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि छोटू गॉड लीजन सील के 2 टुकड़ों को जोड़ देगा। हालांकि एक बात थी जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी नहीं की थी, और वो ये थी कि छोटू गॉड लीजन सील की असीम शक्ति को दबा देगा और इसका उपयोग अपने सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करेगा। सामान्य तौर पर किसी को भी संयुक्त मोहर की शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, लेकिन छोटू इसे सेज एम्परर ग्रैंड मैजिक के साथ नियंत्रित कर सकता था। अब गर्वित स्वर्ग के पास केवल एक ही विकल्प था, सील तोड़ो, चेहरे को छोड़ो, उसे खा जाओ और नवी विरासत पदक को सक्रिय करो। नव गठबंधन, राजा अमर संहारक को आने दो। घड़घड़ाहट। चेहरा अभी भी गर्वित स्वर्ग के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसने बस सांस ली, जिससे चेहरा उसकी ओर और नवी विरासत पदक में चला गया। नवा विरासत पदक एक हृदय था, और चेहरा अनगिनत गिरे हुए देवताओं की उग्र आत्मा की अभिव्यक्ति थी, जिसे अब उसकी शक्ति को अनलॉक करने के लिए उस विरासत पदक का बलिदान दिया जा रहा था। आर। चेहरा चिल्लाया, तो गर्वित स्वर्ग, ये दिल क्या है? मुझे लगा था कि आप मुझे फिर से जन्म लेने में मदद करने जा रहे थे। आप खलनायक हैं। आप इस पूरे समय मेरे खिलाफ साजिश कर रहे थे। अपनी चीख के साथ ही उसने अपनी सबसे शक्तिशाली ध्वनि तकनीकों को उजागर किया, लेकिन उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जाओ, अपना सार खोजो। 9 संयुक्त मनद नवरो विशाल मानचित्र में। गर्वित स्वर्ग ने अपनी हथेली को फिर से बाहर निकाला और पियर्सिंग चीखें सुनी जा सकती थीं, जबकि दिल कुछ भी नहीं में गायब हो गया। मुड़ते हुए गर्वित स्वर्ग ने हंसते हुए कहा, राजा अमर संहारक रिजुविनेट होने जा रहा है छोटू। उसकी इच्छा जागृत हो रही है। बस तब तक इंतजार करो जब तक कि तुम्हारा पिछवाड़ा लपटों में नहीं बदल जाता। मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। तुम्हारे बिना मैं कभी भी किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत पदकों के अंतिम को सक्रिय नहीं कर सकता था। क्या तुम यही नहीं चाहते थे? वेल, मैंने इसे अभी तुम्हें दे दिया। रूम बल। असंख्य दुनिया के सम्राट चार्ट में गहरे नाटकीय चीजें पहले से ही चल रही थीं। 1. क्या मुझे सभी को याद दिलाना चाहिए कि लुओ हून के बारे में घटनाएं हुईं? वो अंतिम बार दिखाई दिया, हालांकि उनके नाम को बाद में संदर्भित किया गया था। अंतिम विरासत पदक दिल विशाल चेहरे द्वारा कार्रवाई के लिए उत्तेजित किया गया था। इस प्रकार असंख्य विश्व सम्राट चार्ट के स्थानिक निर्देशांकों को महसूस किया गया था और इसे रोकने से पहले इसमें प्रवेश किया गया था। आमतौर पर भले ही छोटू ने किसी तरह नवा पदक हासिल कर लिया हो, लेकिन सभी पदकों को इतनी जल्दी फ्यूज करना संभव नहीं होना चाहिए था। दुर्भाग्य से प्राउड हेवन ने एक चमत्कार को खींचने के लिए कुछ गुप्त जादू का इस्तेमाल किया था। बिजली की तरह तेज नवा पदक चार्ट के अंदर था। दूसरे शब्दों में, लड़ाई अचानक दूसरे मोर्चे पर फैल गई थी। छोटू ने गॉड लीजन सील के 2 हिस्सों को जोड़ दिया था, जिससे उसे प्राउड हेवन को नियंत्रण में रखने की शक्ति मिल गई थी, जो गॉड लीजन सील के अपने टुकड़े के साथ वापस लड़ रहा था। उसी समय प्राउड हेवन किंग इमॉर्टल स्लेयर के सभी 9 विरासत पदकों को संयोजित करने के लिए मजबूर कर रहा था, जो इमॉर्टल स्लेयर क्लोन को मारने के लिए किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा को बुलाएगा। छोटू को उस वसीयत को दबाकर रखना पड़ा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसके विस्फोटक परिणाम होंगे। बेशक जिस क्षण से उसने असंख्य विश्व सम्राट चार्ट हासिल किया था, वो जानता था कि ये क्षण आएगा, और वो हमेशा से जानता था कि प्राउड हेवन इन पंक्तियों के साथ कुछ करने की कोशिश कर सकता है। घड़घड़ाना। जैसे ही चार्ट में अंतिम विरासत पदक दिखाई दिया, अन्य 8 पदक क्लोन के नियंत्रण से दूर चले गए और खुले में उड़ गए। सुप्रशिक्षित। टुकड़े संयुक्त हो गए और संयुक्त पदक अंततः दिखाई दिया। तुरंत चार्ट की गहराई में विनाशकारी शक्ति दिखाई दी, जिससे दैवत्व के तारे मंद हो गए और गिरने लगे, जैसे कि उन्हें किसी विशाल शक्ति द्वारा निगल लिया जा रहा हो। यहाँ से चले जाओ।
क्लोन चिल्लाया, गति में धुंधला हो गया जैसे ही उसने अपने सभी लोगों और संसाधनों को चार्ट से बाहर निकालने के लिए हवा में सारी सावधानी बरती। बेशक छोटू ने इस स्थिति के लिए योजना बनाई थी, इसलिए चीजें सुचारू रूप से चलती रहीं। जैसे ही हर कोई सेज मोनाक लीग में उभरा, क्लोन अपने नवगठित भगवान शरीर के साथ प्राउड हेवन की ओर बढ़ गया। चार्ट के भीतर एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति उठी, साथ ही भयानक शक्ति जिसने इसे पूरी तरह से भर दिया। आदिम अराजकता को देखते हुए छोटू और प्राउड हेवन दोनों एक विशाल छवि देख सकते थे, इतनी बड़ी कि इसके पूर्ण आयामों का अनुमान लगाना असंभव था। इसने पहले और भविष्य की दुनिया को भर दिया, जिससे दर्शाता है कि चार्ट अब समय को पार कर चुका है और किसी भी युग से प्रवेश किया जा सकता है। वास्तव में सभी शीर्ष विशेषज्ञ इस विकास को देख सकते थे, लेकिन किसी ने भी इसे जांचने या लेने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। निष्पादकों का असीम सम्राट, एक मध्य भयानक विशेषज्ञ, इसके भीतर की शक्ति को महसूस कर सकता था जो देवता की दुनिया को नष्ट कर सकता है। जब किंग इमॉर्टल स्लेयर प्रकट हुआ, इसका मतलब था कि आतंक का शासन और गोर शुरू होने वाला था, और ये देवता की दुनिया में गिना जाता था। अमर दुनिया तो बिल्कुल भी नहीं, और अमर दुनिया के लिए नर्वल दुनिया सुअरों, कुत्तों, गाय और भेड़ों के अलावा और कुछ नहीं से भरी हो सकती थी। असंख्य विश्व सम्राट चार्ट पहले से ही इतना अलग था कि छोटू इसे शायद ही पहचान सकता था। किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा अब इसे नियंत्रित करती थी, और इसके परिणाम स्वरूप ये देवता की दुनिया से नफरत से भर गया, जैसे कि वो किसी भी देवता को निगलने के लिए तैयार हो। छोटू को हत्या के अपार इरादे का एहसास हो सकता था, जो पहले ग्रेट नेक्रोपोलिस को भरने के लिए फैल गया, फिर अमर हत्या करने वाले क्लोन पर इसकी गहराइयों में परिवर्तित हो गया। कर्म। इस तरह के तीव्र कर्म मेरी इच्छा के साथ जुड़े हुए थे। मेरे खिलाफ साजिश रचने की कोशिश कर रहे हो, मैं देखता हूं। मेरा उत्तराधिकारी कितना अविश्वास करने योग्य। चूंकि तुमने मेरी विरासत को स्वीकार कर लिया है, तो तुम्हारा भाग्य मुहर लग गई है। तुम्हारा भाग्य मेरे द्वारा लिया जाने वाला है। ग्रेट नेक्रोपोलिस के सभी विशेषज्ञ एक शक्तिशाली इच्छा को महसूस कर सकते थे, जो सामान्य देवताओं से परे थी, कुछ ऐसा जो वास्तव में ग्रेट नेक्रोपोलिस को स्थानांतरित कर सकता था। ग्रेट नेक्रोपोलिस उस खतरे को महसूस कर सकता था जिसमें वो था, और जल्द ही गड़गड़ाहट इसे भरने लगी, क्योंकि कई सीलिंग निशान टूट गए, जिससे किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा से लड़ने के लिए दैवी शक्ति का पता चल गया। सुप्रशिक्षित। आकस्मिक। जब दो शक्तिशाली इच्छाएं टकराईं, तो कब्रिस्तान की गहराइयों में अपार विनाशकारी शक्ति जारी की गई, जिससे क्षेत्र की कई दुनियाएं सीधे नष्ट हो गईं। किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा का एक तात्कालिक लक्ष्य था, अमर हत्या करने वाले क्लोन को मारना और उसके शरीर पर कब्जा करना। हालांकि वे सभी ग्रेट नेक्रोपोलिस में थे, एक शक्तिशाली और रहस्यमयी चीज जो देवता की दुनिया में उत्पन्न हुई थी और वास्तव में असंख्य विश्व सम्राट चार्ट को पार कर गई थी। इसे इसकी परवाह नहीं हो सकती थी कि कुछ छोटी चींटियां इसका पता लगाने के लिए अंदर आती हैं, लेकिन अगर एक विशाल सांप अचानक उन्हें लपेटने की कोशिश करता, तो वे निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं करते। किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा बहुत ही धूर्त और रहस्यमयी थी। इस प्रकार ये एक पूर्व निष्कर्ष था कि वो ग्रेट नेक्रोपोलिस की इच्छा से संघर्ष करेगा। हालांकि किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा पर हमला किया जा रहा था, फिर भी वो अविश्वसनीय गति से बढ़ा। वो जल्द ही शीलिंग निशान वाले क्षेत्र पर बह गया और अपनी कमजोर स्थिति के बावजूद देवताओं पर हावी हो गया। पलक झपकते ही वो क्षेत्र खून की बारिश से भर गया, भूतों के रोने और देवताओं के विलाप के साथ, और शक्ति इतनी विनाशकारी थी कि वो आकाश को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को कुचल सकती थी, और ये सब क्लोन पर केंद्रित था। किंग इमॉर्टल स्लेयर के पास अब कोई शरीर नहीं था, केवल एक इच्छा थी। उस अर्थ में वो एक बुद्धिमान सुनामी की तरह था, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। इसके बावजूद छोटू और प्राउड हेवन दोनों प्राउड हेवन पर हमला कर रहे थे और बस किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा के हमले को स्वीकार कर रहे थे। जाहिर सी बात है, प्राउड हेवन को बिटर एंड तक चीजों से लड़ना था। प्राउड हेवन के लिए यह पूरी तरह से आश्चर्यजनक था कि किंग इमॉर्टल स्लेयर के विरासत पदकों के पूरे सेट को उजागर करने और उसकी इच्छा को अनलॉक करने के बाद भी अमर हत्या करने वाला क्लोन ऐसा करेगा। जाहिर सी बात है, प्राउड हेवन को अपनी रक्षा करनी थी, कहीं वो क्लोन के साथ मारा ना जाए। वो कैसे खुद को मारे जाने के लिए इस्तीफा दे सकता है? सीलिंग के निशान प्रकट हों, उस शक्ति का उपयोग करें जिसे मैं भी नहीं कर सकता, ग्रेट नेक्रोपोलिस को सक्रिय करने के लिए, देवताओं को दफनाने, किंग इमॉर्टल स्लेयर को दफनाने और असंख्य विश्व सम्राट चार्ट को दफनाने की शक्ति को उजागर करें। मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस हूं और ग्रेट नेक्रोपोलिस मैं हूं। मैं परम उत्तराधिकारी हूं और मैं किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा पर मुहर लगाऊंगा। घड़गड़ाना। ग्रेट नेक्रोपोलिस को पूरी तरह से सक्रिय किया जा रहा था। सीलिंग वाला क्षेत्र एक विशाल ब्लैक होल की तरह था, जो उपस्थित सभी को खींचना शुरू करता, जिसमें किंग इमॉर्टल स्लेयर, अमर हत्या करने वाला क्लोन और छोटू की इच्छा भी शामिल थी। और सबसे बड़ा फोकस किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा थी। दिल खोलकर हंसते हुए प्राउड हेवन ने कहा, यह क्षेत्र ग्रेट नेक्रोपोलिस की हवा की आंखों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि विंड आई क्या है? देवता की भाषा में इसका तात्पर्य एक अनाम देवता हवा द्वारा बनाई गई एक विशाल आंख से है, और एक बार जब ये प्रकट हो जाएगा तो देवता भी इसके द्वारा चूस लिए जाएंगे। मैं मूल रूप से इसे आप पर उपयोग नहीं करना चाहता था,
लेकिन अब जबकि किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा प्रकट हो गई है तो ऐसा लगता है कि आप एक आपदा के लिए है। अंत में मुझे लगता है कि ये मेरे अंतिम उद्देश्य को पूरा करता है। आखिरकार मैं किंग इमॉर्टल स्लेयर की इच्छा पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता हूँ। उसके साथ मैं ग्रेट नेक्रोपोलिस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर सकता हूँ। प्राउड हेवन हंसता रहा, क्योंकि काली विंड आई अपनी ओर सब कुछ खींच रही थी, जिससे ग्रेट नेक्रोपोलिस विरोध से कांपने लगा, जैसे कि वो जल्द ही चलना शुरू कर सकता है। वास्तव में इस बिंदु पर तो उसके सिर के ऊपर सत्य का एक बीज प्रकट हुआ। ये उस तरह के पत्थर का रंग नहीं था, बल्कि शुद्ध श्वेत, जेड या जैसे भेड़ की चर्बी हो। ये स्पष्ट रूप से अन्य सभी प्रकार के पत्थरों के बीच एक राजा था। प्राउड हेवन ने वास्तव में ग्रेट नेक्रोपोलिस से परम दैवी शक्ति का बीज ले लिया था, जो अन्य सभी का राजा था। कोई भी संभवतः इसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि इसने उसे ग्रेट नेक्रोपोलिस की दैवी शक्ति पर किस स्तर का नियंत्रण दिया। इसलिए वो पूरी तरह से ऋषि सम्राट ग्रैंड मैजिक पर आकर्षित हुआ और हमले में अपने क्लोन में शामिल हो गया। इस बीच प्राउड हेवन अपनी सबसे रहस्यमय क्षमताओं में से एक ईश्वर नियुक्त मंत्र को उजागर करने के लिए महान नेक्रोपोलिस देव शक्ति का उपयोग कर रहा था। देवताओं को नियुक्त करने के लिए एक उंगली, उन्हें दफनाने के लिए एक मुट्ठी। दफनाना! उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंक दी, जिससे ग्रेट नेक्रोपोलिस के कई अनुमान कब्रों की बारिश की तरह गिर गए, जिनमें से प्रत्येक में 3000वें स्थान पर रहने वाली अमर दुनिया को अभिभूत करने के लिए पर्याप्त विनाशकारी शक्ति थी। लेकिन 2 गॉड लीजन सील्स के साथ छोटू को किस बात से डरना था? वो आगे बढ़ गया, घूमता हुआ, क्योंकि उसने ईश्वर नियुक्त मंत्र को हराया और सभी अनुमानों को नष्ट कर दिया। अंत में उसने अपनी हथेलियों को अपनी छाती के सामने एक साथ धकेल दिया, फिर एक कताई भंवर को प्रकट करने के लिए उन्हें अलग कर दिया। मुझे यकीन नहीं है कि आपने ग्रेट नेक्रोपोलिस के उस बीच के राजा पर अपना हाथ कैसे रखा, लेकिन अब आपका लाभ घाटे में बदलने वाला है। मैं तुम्हारी उस गॉड लीजन सील को ले रहा हूँ।